हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। तो चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा कंट्रोल का पॉइंट। राइट, हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था, बराबर है क्या। अच्छा, आज का जो सिलेबस है, आज का जो मतलब सब्जेक्ट मैटर है बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि अब ये जो पॉइंट है हमारा जो स्टार्ट करने वाले हैं हम कंट्रोल। राइट, ये जो कंट्रोल है ये सबसे लंबा पोर्शन है इस चैप्टर का। अगर आप कंट्रोल को अच्छे से कर लेते हो तो आप समझ लो 40 to 50% आपने ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ये आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 का जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंट्रोल। कंट्रोल का इंट्रोडक्शन हमने बता दिया था, बिल्कुल ना। इस कंट्रोल में कितनी सारी चीजें कवर है ये आ जाइए हम यहां पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम कंट्रोल का पार्ट। नो सी, हम आगे सबसे पहले चार्ट बना लेते हैं कि कंट्रोल में कितनी सारी चीजें कवर होने वाली है। ठीक है, तो ये चार्ट हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ना। इस कंट्रोल में आप ये चार्ट हमारे साथ बनाते चलेंगे। इस कंट्रोल में जो हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, वो 3 चीजें डिवाइड की हुई है। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव वाइज कंट्रोल। सबसे पहला आएगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव वाइज कंट्रोल। ठीक है, आगे ये डायग्राम बना लेते हैं एंड देन इसके बाद विल स्टार्ट विद द कंट्रोल पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया ऑब्जेक्टिव वाइज कंट्रोल। दूसरा आ गया दोस्तों हमारे पास आईएस रिसोर्सेज वाइज कंट्रोल। आईएस रिसोर्सेज वाइज कंट्रोल, ठीक है। एंड थर्ड आता है दोस्तों दैट इज ऑडिट फंक्शन वाइज कंट्रोल। यस, ये 3 चीजें हमें कवर करनी है। ये चार्ट आप बना लेंगे, चार्ट हम यहीं पे सबसे पहले कंप्लीट कर दे रहे हैं, देन इसके बाद हम चलेंगे तो हमें ये चार्ट के साथ सारी चीजें दिमाग में फिट रहेगी दोस्तों। ओके ना, ऑब्जेक्टिव वाइज कंट्रोल में 4 कंट्रोल है हमारे पास। नंबर 1, डिटरेंट कंट्रोल। आप ये लिखते चलेंगे। पहला आता है डिटरेंट कंट्रोल, दूसरा आता है प्रिवेंटिव कंट्रोल। दूसरा हमारे पास प्रिवेंटिव कंट्रोल, थर्ड है हमारे पास डिटेक्टिव कंट्रोल, ओके, एंड फोर्थ है दोस्तों हमारे पास दैट इज करेक्टिव कंट्रोल। तो सिंपल सा अगर आप इस हेडिंग का मतलब आप समझ लो, ओके, इस हेडिंग का मतलब, तो इस हेडिंग का मतलब क्या हो जाएगा यहां पे कि कंट्रोल क्यों लगाना है। कंट्रोल क्यों लगाना है, तो क्यों लगाना है इसके लिए 4 कंट्रोल बताएगा। तो यहां पे ये जितने भी हमने 4 कंट्रोल बताए हुए हैं ये हमारे ऑब्जेक्टिव पर्पस हमारे बताएंगे कि भाई इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है और इसका पर्पस क्या है। तो क्यों लगाना है बेसिकली ये रहा। दूसरा आता है दोस्तों आईएस रिसोर्सेज। आईएस को अगर मैं कंप्यूटर मान लूं, बात समझना, तो आईएस रिसोर्सेज मतलब हो जाएगा उसका पूरा हार्डवेयर पे कंट्रोल करना है, देन उसके सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल करना है, देन उसके पूरे डेटाबेस पे कंट्रोल करना है, ओके, देन उसके पूरे नेटवर्क पे कंट्रोल करना है, नेटवर्क के हार्डवेयर पे कंट्रोल करना है, नेटवर्क के सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल करना है, ओके, देन इसके बाद उसके स्टोरेज जो है उस पे कंट्रोल करना है, ओके, देन इसके बाद यूजर्स है तो डेफिनेटली यूजर्स पे कंट्रोल करना है, और उसके प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस पे कंट्रोल करना है। तो इतनी सारी चीजों पे कंट्रोल करना क्या कहलाएगा बेटा, आईएस रिसोर्सेज वाइज कंट्रोल कहलाएगा। और मैं चाहूंगा, मैं डेफिनेटली यहाँ पे चाहूंगा कि मेरे हार्डवेयर को, मेरे सॉफ्टवेयर को, मेरे डेटाबेस को, मेरे नेटवर्क को, मेरे स्टोरेज को, मेरे जो एम्प्लॉइज हैं उनको, राइट, किसी भी मेरे प्रोसेस को कोई भी वो यूजर एक्सेस ना कर पाए जिसको हमने इजाजत नहीं दी है। मतलब आई जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर। ओके, तो इसके लिए हमने कंट्रोल लगाया है। तो यहां पे 3 कंट्रोल हमने लगाए हैं। नंबर 1, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल पहला कंट्रोल लगाया। दूसरा हमने लगाया दोस्तों लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, एंड तीसरा हमने लगाया दोस्तों इन्वायरमेंटल कंट्रोल। तो एक तो मैं चाहूंगा कि कोई भी इससे मैं क्या करूं, अनऑथराइज्ड यूजर से प्रोटेक्ट कर सकूं। मैं क्या कर सकूं, इसको
अनऑथराइज्ड यूजर से क्या कर सकूं, प्रोटेक्ट कर सकूं, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर, प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट, अनऑथराइज्ड यूजर, राइट। और दूसरा मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूं इन्वायरमेंटल थ्रेट से, इन्वायरमेंटल थ्रेट से। भाई हार्डवेयर है, हार्डवेयर पे पानी चला गया तो क्या कर लोगे, राइट। सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो क्या कर लोगे, डेटाबेस से सपोज बर्बाद हो गया, आग लग गई तो क्या कर लेंगे, तो इन्वायरमेंटल थ्रेट भी है। इन्वायरमेंटल थ्रेट किसकी वजह से आएगा, प्राकृतिक आपदाएं, मतलब या तो आग लग सकती है, या तो पानी आ सकता है उसमें, राइट, या तो धूल के कारण खराब हो सकता है, या तो बिजली शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें ये क्या कहलाएंगी, इन्वायरमेंटल थ्रेट। और इन्वायरमेंटल थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या लगाया दोस्तों, इन्वायरमेंटल कंट्रोल लगाया हुआ है, राइट। तो आईएस रिसोर्सेज मतलब इतना दिमाग में फिट कर लेना, उसका पूरा हार्डवेयर कंट्रोल करना है, उसका पूरा सॉफ्टवेयर कंट्रोल करना है, उसके पूरे नेटवर्क कंट्रोल करना है, उसके पूरे डेटाबेस कंट्रोल, ये सारी चीजें अपने को कंट्रोल करना है। किससे, अनऑथराइज्ड यूजर से। तो अनऑथराइज्ड यूजर के लिए ये रह जाएगा, अनऑथराइज्ड यूजर से अगर प्रोटेक्ट करना है, ओके, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट, अनऑथराइज्ड यूजर। तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल आ जाएगा, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, और यहां पे क्या होता है दोस्तों, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वायरमेंटल थ्रेट, इन्वायरमेंटल थ्रेट। तो ये आ जाएगा दोस्तों हम कहां पे, इन्वायरमेंटल कंट्रोल पे। समझ में आया क्या, यस। देन इसके बाद आता है हमारे पास ऑडिट फंक्शन वाइज कंट्रोल। ऑडिट फंक्शन वाइज कंट्रोल में दोस्तों हमारे पास दो चीजें ना, यहाँ पे अपने को क्या करना, ऑडिट फंक्शन। ऑडिट फंक्शन तो आप समझते ही हो, ऑडिट करना है मुझे, किन चीजों का ऑडिट करना है, ये पूरे रिसोर्सेज का ऑडिट करना पड़ सकता है, राइट। तो अब जब मैं ऑडिट कर रहा हूं तो ऑडिट मेरी कैसे होनी चाहिए, राइट। ऑडिट करते वक्त अपने को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बेहतर ऑडिट होगा तो ज्यादा हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे, प्रोटेक्ट होंगे, बराबर है। तो यहां पे बोलता है ऑडिट फंक्शन वाइज कंट्रोल। तो जब आप किसी भी चीज का ऑडिट करने जाते हो, से सपोज बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप अपना ऑडिट करने गए, बैलेंस शीट का ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने गए, तो क्या ऑडिट पे कंट्रोल लगाएंगे क्या, यस। आपने SA 315 पढ़ा होगा, इंटरनल कंट्रोल लगाना है दोस्तों, यस। तो SA 315 बोलता है कि क्या करना पड़ेगा, कि बिफोर यू एंटर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन to assess the control of the organization, first you have to understand the nature of the organization, procedure of the organization, process of the organization, रिस्क एंड कंट्रोल अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें अपने को समझनी पड़ेगी, ओके। तब जाके आप कहीं उन सारे कंट्रोल को समझने के बाद आप चेक कर सकते हो कि वो कंट्रोल बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर अपना ऑडिट ही सही तरीके से नहीं होगा, अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं लगाओगे, अगर आप सैंपलिंग मेथड फॉलो नहीं करोगे, राइट, अगर आप रिस्क असेसमेंट प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, तो इस केस में आपको ऑडिट बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो जरूरी है ऑडिट जो है बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करे। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम क्या करें साहब, ऑडिट के फंक्शन को भी अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ऑडिट के ऐसे कौन कौन से फंक्शन है जिसको कंट्रोल करना पड़ सकता है, तो नंबर 1 आता है दोस्तों मैनेजरियल फंक्शन। पहला क्या है, मैनेजरियल फंक्शन और मैनेजरियल कंट्रोल बोलते हैं इसको, ओके। ना यहां पे अपने को ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि कितने मैनेजर्स, कितने तरीके के मैनेजर्स जो हैं वो आईटी फील्ड में काम करते हैं, राइट। वैसे तो अगर आप सोचो तो आप ये सोचते होगे कि यार मैनेजर कैसा होता होगा, टॉप मैनेजमेंट होता होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता होगा, बॉटम लेवल मैनेजमेंट होगा, ये नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों होता है। बट जब मैं बात करता हूं दोस्तों किसकी, मैं आईटी सेक्टर की बात करता हूं, इन्फोसिस कंपनी की बात करता हूं, विप्रो कंपनी की बात करता हूं, तो सिर्फ टॉप मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर लगाने से काम नहीं होगा। यू हैव टू अपॉइंट वन मोर मैनेजर दैट कंट्रोल्स कंप्यूटर काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो कंप्यूटर से रिलेटेड एक्टिविटीज को पूरा मैनेज करने वाला जो है वो एक सेपरेट मैनेजर चाहिए, और उस मैनेजर के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। कोई सिस्टम को डिजाइन कर रहा होगा, कोई सिस्टम को डेवलप कर रहा होगा, कोई सिस्टम के डेटाबेस को मैनेज कर रहा होगा, कोई उस सिस्टम में सिक्योरिटी लगा रहा होगा, राइट, कोई उस सिस्टम के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर रहा होगा, कोई उस सिस्टम से रिलेटेड रिक्वायरमेंट समझ रहा होगा, यूजर की रिक्वायरमेंट समझ रहा होगा कि भाई यूजर को इस सिस्टम से क्या चाहिए, और सिस्टम को अगर यूजर को कुछ आउटपुट प्रोवाइड करना है तो सिस्टम की जरूरतें क्या होंगी, ये सारी चीजें मुझे समझनी पड़ेगी, सिस्टम की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो इन चीजों के लिए मुझे एक टीम की जरूरत पड़ेगी, और उस टीम को मैनेज करने वाला जो बंदा है वो मैनेजर कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसको हम बेसिक
सेंस में आईटी मैनेजर बोलते हैं, बट उस आईटी मैनेजर के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वो सारे मैनेजर्स की बात यहाँ पे डिस्कशन होगी। एंड देन लास्ट पॉइंट आता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल मतलब, और ऑब्वियसली आप कंप्यूटर की दुनिया में काम कर रहे हो दोस्तों, तो आप डेफिनेटली पूरा काम किससे करोगे, सॉफ्टवेयर से करोगे। तो यस, ये रहा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको पढ़ाया था, बट उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, राइट। तो मैंने आपको एक पढ़ाया था सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा पढ़ाया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब विंडोज हो गया, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब टैली वगैरह। तो उस टैली से रिलेटेड कंट्रोल, तो टैली का कंट्रोल लगाना पड़ेगा, ओके, टैली के लिए कंट्रोल लगाना पड़ेगा। देन अगर आप और दूसरे ईआरपी सिस्टम यूज करो तो ईआरपी पे कंट्रोल लगाना पड़ेगा। तो इन सारे कंट्रोल की यहाँ पे बात होगी, और यहाँ पे किसकी बात होगी दोस्तों, मैनेजर के फंक्शन पे कंट्रोल लगाना होगा। आ रहा है बात समझ में, यस। तो अल्टीमेटली ये आपके मेन हेडिंग हो जाएंगे दोस्तों, जो कंट्रोल के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं, बोलो जरा फटाफट से, यस। तो अब सबसे पहले ये चार्ट आपने बना लिया क्या, यस, बस इतना ही कंट्रोल आपको लगाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये आपको फॉर्म फिलअप करके दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा डिटरेंट, प्रिवेंटिव, आप लिख लेंगे यहाँ पे डिटरेंट, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव कंट्रोल। नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज में आ जाएगा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल। ऑडिट फंक्शन में आ जाएगा मैनेजरियल कंट्रोल, ओके, एंड देन दूसरा आ जाएगा एप्लीकेशन कंट्रोल, बस। और आप देखोगे तो ये जो इतना सारा जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये अप्रॉक्स आपका दोस्तों 40 to 50 पेजेस में है। सो बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे सिलेबस में अपने दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव वाइज कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव वाइज कंट्रोल अगर मैं बात करता हूं तो मेरी बात ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। अगर से सपोज मान लेता हूं मैं, मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये से सपोज ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, ठीक है। अब बताओ ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज को प्रोटेक्ट करना मैंने आपको बताया था, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एसेट्स, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एसेट्स, राइट। अब बताओ इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर इन्फोसिस है, इन्फोसिस कंपनी है, ओके, तो इस इन्फोसिस के अंदर बताओ एसेट्स क्या क्या हो सकता है। एसेट्स, इसमें मैं सारी चीजें कवर करता हूं, देखना। मशीन हो सकती है क्या इसके अंदर, यस, मशीन हो सकता है, राइट। तो मैं चाहूंगा मशीन का फंक्शन, मशीन का प्रोसेस जो है वो बराबर काम करे, तो उसमें बहुत सारे कंट्रोल लगते हैं, ओके। देन और भी एसेट्स हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम इन एसेट्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैं आईटी कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं आईटी से रिलेटेड रिस्क की बात कर रहा हूँ, मैं आईटी से रिलेटेड कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फर्नीचर बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा। बट यस, बताओ जरा फट से, क्या यहाँ पे कंप्यूटर हो सकता है, यस, कंप्यूटर हो सकता है बेटा। और कंप्यूटर होगा तो बताओ इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, इसका हार्डवेयर होगा, इसका सॉफ्टवेयर होगा, इसका डेटा होगा, राइट। फिर क्या हो सकता है एसेट्स में, और क्या हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, स्टोरेज भी होगा इसका, यस, स्टोरेज भी होगा। ये तो मैंने आपको हार्डवेयर में पढ़ा दिया था, कितने डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सारी चीजें। नेटवर्क में, नेटवर्क से रिलेटेड हार्डवेयर होगा, मॉडेम, नेटवर्क से रिलेटेड क्या होगा बेटा, सॉफ्टवेयर होगा, राइट। देन क्या इस कंपनी के अपने डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स होगा, क्यों नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, राइट। तो डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करना है, आप जो भी फंक्शन कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए यहाँ पे, राइट। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग कर रहे हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आप इंक्वायरी कर रहे हो तो इंक्वायरी से रिलेटेड, कंपनी जो कई सारे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट बनाती है तो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होने चाहिए, तो सब डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स को भी क्या करना पड़ेगा, अपने को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ओके। नाउ अब ये जो मेन काम करे तो इसमें फैसिलिटीज भी बहुत सारी चीजें होंगी, ओके। फैसिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा, जैसे सपोज एसी, तो एसी पे अपन कोई काम नहीं करते, बट एसी क्या है, एक काइंड की फैसिलिटीज है। तो एसी अगर लगी रहेगी तो अपन बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। तो एसी को भी अपने को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल, उसकी भी सर्विसिंग वगैरह होनी चाहिए, ओके। और फैसिलिटीज अपन क्या दे सकते हैं दोस्तों, जैसे रूम हो गया, कंप्यूटर रूम, इसको भी अपने को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ओके। आईटी पर्सनल्स चाहिए होंगे, तो आईटी एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, तो ये सब अगर नहीं होंगे तो आप कंप्यूटर नेटवर्क पे काम नहीं कर पाओगे, राइट। क्या मैं सही बोल रहा हूं, यस। अच्छा, और क्या हो सकता है, एसेट्स, इन्वायरमेंटल एसेट्स, इन्वायरमेंटल एसेट्स भी हो सकता है। जैसे इसमें एक तो मैंने बताया एसी, तो इन्वायरमेंटल एसेट्स ऑलवेज यूज फॉर व्हाट, फैसिलिटेटिंग
यूजर्स व्हाइल डूइंग व्हाट जॉब। तो इसने इन्वायरमेंटल एसेट दे दिया, से सपोज मान लो एसी दे दिया, ओके। और इन्वायरमेंटल एसेट्स में क्या आ सकता है, जल्दी बोलो फटाफट से। एसी हो गया, ठीक है। इन्वायरमेंटल में अपन हैवॉक सिस्टम यूज कर सकते हैं, मतलब हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो एयर कंडीशनिंग आ गया, इसके बाद हीटिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम यूज कर सकते हैं, ओके। इन्वायरमेंटल एसेट के लिए ओके आप जनरेटर यूज कर सकते हो। भाई बिजली से अगर बचना है तो आपको क्या लगना पड़ेगा, जनरेटर लगना पड़ेगा, इन्वर्टर सिस्टम रखना पड़ेगा, यूपीएस रखना पड़ेगा, स्टेबलाइजर रखना पड़ेगा, ओके। तो ऐसे एसेट्स भी आपको रखने पड़ेंगे चीजों को मैनेज करने के लिए, क्लियर। तो इतने सारे एसेट आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं। नाउ अगर मैं सिंपली बात करूं, मेरे को बताओ इस सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर ये जो डेटाबेस है, सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं डेटाबेस का। अब बताओ इस डेटाबेस को थ्रेट हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। किससे थ्रेट हो सकता है? अनऑथराइज्ड यूजर से थ्रेट हो सकता है, कि अनऑथराइज्ड यूजर आके इस डेटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है ना। डेटाबेस में और क्या थ्रेट हो सकता है? डेटा लॉस हो सकता है, डेटा क्या हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है। और क्या हो सकता है? डेटा आउटडेटेड हो सकता है, डेटा करप्ट हो सकता है, राइट। और क्या हो सकता है? डेटा अनऑथराइज्डली चेंज हो सकता है, तो अनऑथराइज्ड चेंज हो सकते हैं डेटा में, यस, अनऑथराइज्ड चेंजेस हो सकते हैं, राइट। तो इतनी चीजें जो हैं ये डेटा में हो सकती है। अब अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो यहां पे भी अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है, ओके। आईटी पर्सनल की बात करूं, लैक ऑफ ट्रेनिंग थ्रेट हो सकता है, अनक्वालिफाइड यूजर्स हो सकता है, यस, बिल्कुल। इतनी सारी चीजें, मतलब जितना एसेट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा दोस्तों, रिस्क होगा। आप देखो अपनी जिंदगी में, अगर आप देखो अपनी ही लाइफ में अगर आप देखो तो क्या होता है, हमारा अगर बॉडी है, राइट, तो बॉडी तभी बढ़िया काम कर सकता है जब हमने अपनी बॉडी को क्या किया हो, कंट्रोल किया हो, ओके। अगर कंट्रोल नहीं करोगे, देखो आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करते हो, राइट। आप अगर सुबह नहाते भी हो तो आप अपने बॉडी को क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो जर्म से, राइट। आप खाना खाने के पहले हाथ धुलते हो, क्या कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके। खाना आपको खाना है तो कितना खाना खाना है, कैसे खाने खाने हैं, हाइजेनिक फूड लेना है, जंक फूड लेना है, क्या ये आप डिसाइड करते हो बॉडी को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। ठंडी में अपने को बढ़िया हैवी कपड़े पहनने हैं, वुलन कपड़े पहनने हैं, जैकेट पहनने की ठंडी से अपन बचा सके, ओके। गर्मी आ गई तो लाइट कपड़े पहनने हैं अपने को, ओके। बरसात आ गया तो रेन कोट, अम्ब्रेला वगैरह आप यूज कर सकते हो। तो ये जो इतनी सारी चीजें आप कर रहे हो दोस्तों, किसके लिए कर रहे हो, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हो, राइट। तो अब ये जितने भी एसेट हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सब एसेट को क्या करना पड़ेगा, अपने को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और अब ये जो प्रोटेक्ट करना है, तो यहां पे जो हमने कंट्रोल बताया वो 3 तरीके से कंट्रोल बताया। पहला तो बताया ऑब्जेक्टिव वाइज कंट्रोल, आप बोलते चलना हमारे साथ। पहला हमने क्या बताया, ऑब्जेक्टिव वाइज कंट्रोल। दूसरा हमने क्या बताया कि इन एसेट को 2 लोगों से प्रोटेक्ट करना है, एक तो अनऑथराइज्ड यूजर और दूसरा एनवायरमेंटल थ्रेट। अनऑथराइज्ड यूजर से प्रोटेक्ट करना है तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, मतलब हमने लॉक एंड की लगा दिया। लॉक एंड की को हम फिजिकल एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फिजिकल मेटल से बना हुआ है। लॉक एंड की क्या है, फिजिकल मेटल से बना हुआ है। डोर, शटर, ये सब क्या फिजिकल एक्सेस, फिजिकली ये यार अवेलेबल है, और जिनके पास इनकी वैलिड की होगी वही ये ताले को खोल के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, बिल्कुल यही चीज है। दरवाजा लगाया गया है, बट दरवाजा अब फिजिकली नहीं लगा है, लॉजिकली लगा है। लॉजिकली लगा है मतलब क्या हो गया, प्रोग्राम के तरीके से। एग्जांपल आईडी एंड पासवर्ड। अब आईडी एंड पासवर्ड, ये दरवाजा लग गया। अगर आपको अब सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है तो आपको पासवर्ड रूपी की देनी पड़ेगी, ओके, लॉजिकल लॉक में। तो लॉजिकल लॉक क्या हो गया दोस्तों, दैट इज एक्सेस कंट्रोल। तो अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आपको आईडी पासवर्ड वहां पे देना पड़ेगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं या नहीं? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल ओवर एक्सेस ऑफ यूजर। कंट्रोल ओवर एक्सेस ऑफ यूजर मतलब क्या हो गया, या तो यूजर अनऑथराइज्ड यूजर होगा, स्ट्रेट वे रिजेक्ट कर दो भाई, एंट्री ही नहीं देना। यूजर हो सकता है क्या हो, वैलिड यूजर हो, बट उसे हमने इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेस करने का राइट ना दिया हो, राइट। तो जैसे मैंने बोला कि जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं,
अब सोचो आपके घर में गेस्ट आते हैं तो क्या गेस्ट को आप सीधा बेडरूम में ले जाते हो, किचन में ले जाते हो? नहीं ना, आप किधर बिठाते हो उनको? ड्राइंग रूम में बिठाते हो। क्यों? मतलब वो यूजर जो है वो क्या है, वैलिड यूजर है, बट ड्राइंग रूम के लिए वो वैलिड यूजर है, वो ड्राइंग रूम को एक्सेस कर सकता है, बेडरूम को और किचन को एक्सेस नहीं कर सकता। हर एक गेस्ट को आप किचन और बेडरूम में नहीं ला सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा, दूसरा कभी कभी ऐसा आ जाता है, सेल्समैन आ जाता है। अब सेल्समैन आपके गेट में आया तो क्या करते? अचानक उसके मुंह में धाड़ से ऐसे दरवाजा बंद कर दिया, राइट? अब आपने दरवाजा बंद कर दिया, मतलब आपने क्या किया? सेल्समैन को एंट्री ही करने नहीं दिया ना। ये जो सेल्समैन था इसने क्या बोला कि साहब मुझे एंट्री करनी, आपको कुछ बताना। आपने बोला भाई मेरे को जरूरत ही नहीं, आपने उसको एंट्री ही नहीं दी दोस्तों। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन आपने दिया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड। मैंने आपको अंदर ही नहीं आने दिया। और कुछ यूजर ऐसे होते हैं आप उनको अंदर आने देते हो, बट टू द सर्टेन एक्सटेंट, आप उसके बाद उनको अंदर नहीं आने देते हो। क्लियर? तो दो तरीके के यूजर हो गए, एक तो है अनऑथराइज्ड यूजर, स्ट्रेट वे गेट आउट। दूसरा है ऑथराइज यूजर बट टू द एक्सटेंट। क्या बोला मैंने? टू द एक्सटेंट, मतलब हमने क्या दिया उसको? एक लेवल पे एक्सेस करने का अधिकार दिया है, लेवल पे एक्सेस राइट दिया हुआ है। तो हमने उनको क्या दिया हुआ है? लेवल ऑफ एक्सेस राइट प्रोवाइड किया कि इस लेवल तक आप एक्सेस कर सकते हो, बट इसके बियॉन्ड आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो दो तरीके से हमने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, एक तो स्ट्रेट वे रिजेक्ट, भाई एंट्री ही नहीं है, क्लियर, एंट्री इज प्रोहिबिटेड। दूसरा एंट्री इज अलाउड बट सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन, दैट इज लेवल ऑफ एक्सेस राइट। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। तो यहां पे अगर आप आगे देखते हो, ओके, और यहाँ पे हमने दैट इज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? लॉक एंड की। और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? आईडी एंड पासवर्ड। और इन दोनों का पर्पस क्या था बताओ जरा फटाफट से? इन दोनों का पर्पस क्या था दोस्तों? इन दोनों का पर्पस था टू प्रोटेक्ट एसेट फ्रॉम, कम ऑन, अनऑथराइज्ड यूजर। अनऑथराइज्ड यूजर आया क्या ख्याल में? यस। नाउ अब ये यहां तक क्लियर हो गया। और ये क्या बोल रहा है भाई साहब? प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल थ्रेट। तो एनवायरमेंटल थ्रेट क्या हो सकता है? जैसे आग लग गई, फायर, ओके, देन शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो रिस्क था इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या लगाया दोस्तों? यहाँ पे स्टेबलाइजर लगा दिया। स्टेबलाइजर क्यों लगाया? क्योंकि एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही थी, ओके, पावर आ रहा था, पावर जा रहा था, तो आपने जनरेटर लगा दिया, दैट इज पावर का बैकअप लेने के लिए, ओके। बहुत गर्मी लग रही थी, आपने क्या लगा दिया? हैवॉक सिस्टम, दैट इज हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। बहुत ठंडा था तो वो हीट कर देगा, और बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो एसी प्रोवाइड कर, मतलब वातानुकूलित बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? वातानुकूलित बोलते हैं। तो हैवॉक सिस्टम लगा। तो ऐसे अगर आप कंट्रोल लगाओगे तो इसका पर्पस क्या था दोस्तों? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? जल्दी बोलो फटाफट से। इसका पर्पस था टू प्रोटेक्ट एसेट्स फ्रॉम, कम ऑन, आग, आग मतलब फायर, फायर, हीटिंग, ओके, और इलेक्ट्रिसिटी, पावर, or any kind of natural disaster। क्या बोला मैंने? नेचुरल डिजास्टर, सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, ओके, भूकंप, अर्थक्वेक आ गया। तो इन चीजों से बचाने का लिए जो हम एसेट लगाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इन्वायरमेंटल एसेट्स, इन्वायरमेंटल कंट्रोल। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो सबसे पहला जो आता है दोस्तों, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिवाइज। सेकंड हो गया आईएस रिसोर्सेज। नाउ तीसरा जो आता है हमारे पास, दैट इज मैनेजरियल कंट्रोल। मैनेजरियल कंट्रोल में आप क्या करते हो? सबसे पहले, अभी हम डिटेल में नहीं बता रहे, बेसिक टाइप ऑफ बता रहे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैनेजर कितने होंगे। टाइप्स ऑफ मैनेजर, राइट? तो कोई होगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिस्टम डिजाइनर हो गए यहाँ पे, कोई होगा सिस्टम डेवलपर, कोई टेस्टर होगा, ओके, कोई सिस्टम एनालिस्ट होगा, कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कोई सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर होगा। तो ऐसे बहुत सारे मैनेजर जब यहाँ पे आएंगे तो अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देन इसके बाद हमें समझना है इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या समझनी है? इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी है।
क्लियर। तो ये दो चीजें अपन समझ लेंगे तो अपना मैनेजरल फंक्शन समझ में आए। तो सबसे पहले ये समझें कि कौन मैनेजर है और उसका फंक्शन क्या है। ओके, एंड देन इस फंक्शन पे अपने को क्या लगा देना है, कंट्रोल ओवर फंक्शन, कंट्रोल ओवर मैनेजरियल फंक्शंस। ठीक है, तो ये तीन चीजें अपने को समझनी है। सबसे पहला मैनेजर कौन कौन हो सकता है, तो वो पॉइंट में आ जाएगा। नंबर 2 उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एंड नंबर 3 दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कौन से कंट्रोल हम उनके लिए लगा सकते हैं। और जब मैं बात करता हूं दोस्तों एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में मैंने क्या बताया, से सपोज टैली है तो टैली को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले अपन क्या लगाएं, आईडी एंड पासवर्ड लगाएं। तो उसको हम दोस्तों बोलते हैं नंबर 1 दैट इज बाउंड्री कंट्रोल। इसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री कंट्रोल। पहले आप आईडी पासवर्ड लगा दो। ओके, आईडी पासवर्ड लगाने के बाद आप बताओ उस सॉफ्टवेयर में अपन इनपुट डालते नहीं डालते, यस। तो इनपुट कैसा होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। गलत इनपुट सिस्टम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गलत इनपुट सिस्टम एक्सेप्ट करेगा तो आउटपुट भी क्या आएगा, गलत आएगा। इनपुट गलत तो आउटपुट गलत, बराबर है क्या, यस। तो दूसरा आना चाहिए इनपुट कंट्रोल की कोई भी गलत इनपुट सिस्टम एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, इनपुट आ गया, इनपुट का क्या होता है दोस्तों, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग सही होनी चाहिए, तो प्रोसेसिंग कंट्रोल चेक करो भाई आपकी प्रोसेसिंग बराबर हो रही है या नहीं हो रही। प्रोसेसिंग के बाद क्या आएगा दोस्तों अपने पास, आउटपुट आएगा। तो आउटपुट सही होना चाहिए, चेक कर लो, तो आउटपुट कंट्रोल, करेक्ट। एंड जब आउटपुट आएगा तो आप उसको स्टोर भी करोगे, तो डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डेटाबेस कंट्रोल। डेटाबेस कंट्रोल, क्या इस डेटा को आप अपने पास रखोगे, दूसरों को भी शेयर कर सकते हो, दूसरों को शेयर कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन कंट्रोल, यस। क्या पिक्चर क्लियर है मेरी यहां तक, ये तो इतने सारे जो है वो अपने को कंट्रोल पढ़ना है दोस्तों। तो ये आप डायग्राम बना लो और इसी पूरे डायग्राम में अपना ये कंट्रोल पार्ट कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव वाइज कंट्रोल, दूसरा आएगा आईएस रिसोर्सेज वाइज कंट्रोल, तीसरा आएगा ऑडिट फंक्शन वाइज कंट्रोल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस। देन इसके बाद ओके, ऑब्जेक्टिव वाइज में 4 आ गए, डिटरेंट कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल, करेक्टिव कंट्रोल। ओके, आईएस रिसोर्सेज वाइज कंट्रोल में कौन कौन सा आएगा, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल। ऑडिट फंक्शन में कौन कौन से आ जाएंगे दोस्तों, मैनेजरियल फंक्शन एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है, यस। इसके अभी और डिटेल में, बट डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे आगे। इतना तो अपन दिमाग में फिट कर ले, इतना अगर दिमाग में फिट हो गया तो फिर और उसके डिटेल में अपन जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों प्रिवेंटिव दैट इज ऑब्जेक्टिव वाइज कंट्रोल में। ओके, सबसे पहला जो आता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑब्जेक्टिव वाइज कंट्रोल। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव वाइज कंट्रोल, ना मेरी बात अब ध्यान से समझना है। यहाँ पे ये 4 कंट्रोल दिया हुआ है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आता है कंट्रोल में, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल। अगर देखो तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या बताया था दोस्तों, डिटरेंट कंट्रोल, दूसरा प्रिवेंटिव कंट्रोल, थर्ड है डिटेक्टिव कंट्रोल एंड फोर्थ है करेक्टिव कंट्रोल। कहानी अगर समझना, कहानी अगर आप समझोगे, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। से सपोज ये आपका घर है, ठीक है, और यहां पे चारों तरफ से आपने बाउंड्री लगाई हुई थी कि कोई भी बाहर का जो आदमी है वो आ ना जाए। ओके, और ये यहाँ पे गेट था, यहाँ पे क्या था, गेट था। बट यहाँ पे इस पूरे बाउंड्री में एक ऐसा लोकेशन था जहां पे छेद था, और यहाँ पे आपने चंदन का वृक्ष लगाया हुआ था। क्या लगाया हुआ था, चंदन का वृक्ष लगाया हुआ था। अब ये चंदन का वृक्ष था, ओके, और यहाँ पे क्या था, होल था। तो ये जो यहाँ पे ये सांप आ रहा था एक, ओके, और ये सांप घुसते 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 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिस्टम हो सकता है कि भाई आपने अपने घर को क्या किया हुआ था, प्रोटेक्ट किया हुआ था, पूरी बाउंड्री लगा के, बट एक लूप होल्स था यहाँ पे, लूप होल्स था, लूप होल्स बहुत छोटा सा था। तो इसने सोचा यार चलो ठीक है, एक ही ईंटा तो वहां पे नहीं लगा, कोई बात नहीं बाद में लगा देंगे। बट इस एक ईंटे की ना रहने की वजह से ये इतना बड़ा जो रिस्क था, स्नेक था, वो घर के अंदर घुस गया, और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग खेल रहे थे। ओके, और इसने जो था, सांप ने इस बच्चे को डस लिया, डस लिया इसने। ओके, अब जब इसने डस लिया तो ये बस जो बच्चा था ये मरणावस्था में आ गया, अरे सुप्त अवस्था में आ गया। अब जब ये सुप्त अवस्था में आया, लोगों को पता चला, तो उनने बोला यार ये ऐसे कैसे हो गया, इतना हमने बढ़िया कंट्रोल लगाया था अपने घर के अंदर। ओके, बट ये हादसा हुआ कैसे कंट्रोल लगाने के बावजूद। तो अब
इनको नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ, तो इनने एक टेक्निकल बंदे को बुलाया। बोले सर देखो हमने इतना बाउंड्री वगैरह लगाया तो बट अपने को समझ में नहीं आ रहा है यार ये सांप किधर से आ गया। तो अब बंदा उनसे पूछता है मेरे को आप एक बात बताओ, सबसे पहला आपने जो कंट्रोल लगाना था, कंट्रोल आपने लगाना था, आप मेरे को ये बताओ आप घर के अंदर चंदन का वृक्ष लगाए ही क्यों? चंदन का वृक्ष घर पे लगाना मतलब आपने सांप को इनविटेशन दे दिया कि आओ मेरे घर पे आओ। क्यों? क्योंकि चंदन की वृक्ष की खुशबू से सांप जो है वो बहुत जल्दी आकर्षित होता है। तो आपके चंदन के वृक्ष को देख के सांप आ गया। तो एक काम करो, आप क्या करो, इस चंदन के वृक्ष को ही हटा दो। क्या बोला? इस चंदन के वृक्ष को ही हटा दो। बोले क्यों साहब चंदन के वृक्ष को क्यों हटाऊं, अब तो ये बड़ा हो गया। अरे बोले अगर चंदन का वृक्ष रहेगा तो सांप आता रहेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। तो मैंने क्या बोला, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो आप सबसे पहले इसको हटा दो। बोले ठीक है साहब लो हटा देता हूं। अब जैसे इसने हटाया एंड हटाने का ये जो प्रोसेस था, बोलो जरा फट से, क्या मैंने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको हटाया? बिल्कुल। तो ये प्रोसेस को, ये कंट्रोल को जो हम बोलते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिटरेंट कंट्रोल। आगे सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, फिर टेक्निकल लैंग्वेज में पकड़ूंगा। मैंने क्या बोला था? ना रहेगा बांस, राइट, और ना रहेगी बांसुरी। तो बांसुरी जिससे बनती है, आप उस बांस को ही आप खत्म कर रहे हैं, मतलब आप उसके ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी को ही खत्म कर दे रहे हैं। मतलब अगर सांप का चंदन का वृक्ष घर में है तो सांप के आने की प्रोबेबिलिटीज बताओ बढ़ जाती है नहीं बढ़ जाती? बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि सांप आए दिन आते जाते वहां पे रहेंगे। बट अगर सांप चंदन का वृक्ष ही नहीं रहेगा तो क्या अब मैं बोल सकता हूं कि सांप के आने की प्रोबेबिलिटीज कम हो जाएगी? यस। तो ऐसा कोई भी कंट्रोल दोस्तों जो क्या करता हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेट्स, क्या बोल रहा है ये? रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेट्स। टेक्निकल एग्जांपल मैं बोलता हूं, ओके। एक और बेसिक एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद टेक्निकल एग्जांपल। छोटे छोटे बच्चे थे कॉलोनी में, और बच्चा हमेशा बोलता था मम्मी मेरे को क्रिकेट खेलने जाना है शाम को। तो मम्मी बोलती ठीक है बेटा चले जाना, बट एक काम करो ओडोमॉस लगा लो। क्या लगा लो? ओडोमॉस लगा लो। अब ये बच्चा क्रिकेट खेलने जाता है, मम्मी क्या मम्मी आप ओडोमॉस लगाने के लिए बोल रहे हो? ओडोमॉस की जरूरत नहीं, क्रिकेट खेलने जा रहा हूं मम्मी। बोले बेटा ओडोमॉस लगा ले, मच्छर होगा काटेगा मलेरिया हो जाएगा। ओके, अगर ध्यान से समझना, अगर उसने ओडोमॉस लगा लिया होता मतलब क्या हो जाता साहब? क्या मच्छर के काटने की प्रोबेबिलिटीज कम हो जाती है? क्योंकि ओडोमॉस लगा रहता तो मच्छर काटता ही नहीं था, मच्छर उसके पास ही नहीं आता था, मतलब ऑकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कम हो जाती थी। बराबर है। टेक्निकल एग्जांपल अगर मैं दूं, यहां पे आप लिखते चलना एग्जांपल। एक तो क्या हो गया, रिमूव, ये जस्ट आप ऐसे लिख देना कि आपको याद रहे, रिमूव वो चंदन ट्री। ओके, चंदन ट्री आपने रिमूव कर दिया। दूसरा एग्जांपल दिया मैंने, ओडोमॉस आप लगा लो। तीसरा ये आप लिख सकते हो एग्जांपल में, ठीक है, ये तो जस्ट आपको समझने के लिए दे दिया। अब सपोज मान लो ये कंप्यूटर था, कंप्यूटर पे जो कैबिनेट था, ओके, ये कैबिनेट किससे कनेक्ट था दोस्तों? मॉडेम से। ओके, और ये यहां पे सर्वर था, वेब सर्वर, और वेब सर्वर पे ये वायरस वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। कंप्यूटर में कोई वायरस नहीं था, बट चूंकि ये मॉडेम से कनेक्ट था, मॉडेम सर्वर से कनेक्ट था, तो अगर आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो तो उसके जरिए वायरस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है दोस्तों? डिस्कलेस, दैट इज पोर्ट लगाया हो, यूएसबी पोर्ट लगाया कि पेन ड्राइव वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हो। तो पेन ड्राइव में क्या था दोस्तों? वायरस था। पेन ड्राइव में क्या था? वायरस था। कंप्यूटर में वायरस नहीं था, बट जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाओगे, बताओ जरा फट से, क्या वायरस आ जाएगा? यस आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, आप इस कंप्यूटर के अंदर, क्या बोला मैंने? इस कंप्यूटर के अंदर ये जो पोर्ट वगैरह है इसको सब हटा दो, मॉडेम वाला पोर्ट को हटा दो। मतलब मैंने क्या बोला, न रहेगा पोर्ट, न आएगा, बाहर का डिवाइस कनेक्ट होगा, और बाहर का डिवाइस कनेक्ट नहीं होगा, वायरस भी अंदर नहीं आएगा। मतलब मैंने क्या कर दिया? डिस्कलेस पीसी। मैंने क्या कर दिया दोस्तों? डिस्कलेस पीसी। ना ये डिस्कलेस पीसी जो था, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंपनसेटरी कंट्रोल। तो अगर मैं डिस्कलेस पीसी, एग्जांपल लिख देता हूं मैं, डिस्कलेस पीसी अगर आप कर देते हो, राइट,
इंटरनेट फ्री कंप्यूटर्स, इंटरनेट, तो पीसी विदाउट इंटरनेट, यू कैन से पीसी विदाउट व्हाट, इंटरनेट, राइट। तो अगर आप ऐसी चीजें कर देते हो तो मैं बोलूंगा आपने क्या लगा दिया दोस्तों, कंपनसेटरी लगा दिया। मतलब इट रिफर्स टू द कंट्रोल डिजाइन टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेट। ओके, तो आप उसके चांस को ही खत्म कर देते, आप उसकी मेन रूट को ही खत्म कर देते हो। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का? यस। दैट कैन एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटीज ऑफ एन एसेट। तो वायरस होता तो डेफिनेटली वो कंप्यूटर में घुसने की कोशिश करता और चीजें बर्बाद कर देता। क्लियर है? यस। अच्छा, अब ये क्या बोलते हैं साहब, सेकंड वाला पॉइंट, बट ये डेफिनेटली बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप रखना। मतलब अब ऐसा नहीं है कि 10 रुपए की चीज को बचाने के लिए आप 5000 रुपए लगा दो, नहीं, हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब भी अपन कोई कंट्रोल लगाएंगे तो उस कंट्रोल की जो कॉस्ट है उस कंट्रोल से होने वाले बेनिफिट से कम होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने एंटीवायरस लगाया और एंटीवायरस से अगर मेरा 10,000 रुपए का डेटा बचता है, 10,000 रुपए का डेटा बचता है, तो मैं 1,000 रुपए लगाने के लिए रेडी हूं। मतलब उस एंटीवायरस से होने वाला बेनिफिट उसके कॉस्ट से ज्यादा है। तो हमेशा आप ये एनालाइज कर लो कि क्या बेनिफिट derived from that control is more than the cost of that control. If yes, then the cost has to be implemented. Clear है? Yes. दूसरा क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल। अब मेरी बात ध्यान से समझना, प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या बोलता है ना। ये आगे घर वाला एग्जांपल लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा। मैंने यहां पे क्या किया दोस्तों, इस पेड़ को हटा दिया। मतलब पेड़ को हटा दिया मतलब क्या कर दिया मैंने, कंपनसेटरी कंट्रोल लगा दिया। बोले ठीक है, आपने तो हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या प्रोबेबिलिटी जीरो होगी? मतलब अब सांप आएगा ही नहीं। सांप तो तभी भी आ सकता था, है ना, सांप तो तभी भी आ सकता है। हाँ, जो 90% प्रोबेबिलिटीज थी अब वो घट के कितनी होगी, 5%। तो 5% तो अभी भी चांसेस है सांप आ सकता है। अचानक ऐसे एक दिन जा रहा था, उसने देखा यहाँ पे होल है और वो घुस गया। अब सांप पेड़ तो था नहीं, चंदन का वृक्ष, फिर भी वो घुस गया और वहां पे दुब के ऐसा किनारे यहाँ पे कोपचे में बैठा हुआ था, कोपचे में बैठा हुआ था। ओके, अब कोई बच्चा खेलते खेलते गया, सांप ने वहां पे डस लिया। अब लोग फिर से परेशान, बोले यार चंदन का वृक्ष हटा दिया, फिर भी सांप यहाँ पे है, फिर भी सांप ने डस लिया। प्रॉब्लम क्या है भाई साहब, कंपनसेटरी कंट्रोल तो लग चुका है। ध्यान से समझना, ऑकरेंस तो हमने कम कर दिया है, बट आपने ये जो कंट्रोल लगाया था बाउंड्री वाला, क्या बाउंड्री वाला, तो जब आपने पूरे तरीके से बाउंड्री लगाई थी तो क्या सांप आ सकता था? नहीं आ सकता था। बट सांप कहां से आया, जहां पे लूप होल्स था, जहां पे क्या था, लूप होल्स। ये लूप होल्स कहां पे था दोस्तों, लूप होल्स इन बाउंड्री। और बाउंड्री मतलब कंट्रोल, बाउंड्री मतलब कंट्रोल। आपने जो कंट्रोल लगाया उसमें क्या था, लूप होल्स। लूप होल्स मतलब क्या है दोस्तों, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब वीक पॉइंट। वल्नरेबिलिटी को दूसरे शब्दों में आप क्या बोलते हो, वीक पॉइंट बोलते हो। ओके, तो अब अगर आपने इतनी बड़ी बाउंड्री लगाई हुई है और इस एक ईंटे की वजह से सांप घुसा है, मतलब ये एक ईंटे का ना होना क्या है दोस्तों, ये वल्नरेबिलिटी है। क्या है ये, वल्नरेबिलिटी है। तो अब इनने क्या किया, इसका तो इलाज तो करवाना जरूरी था, तो ठीक है इलाज उसने करवाया, बट यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया, ये जो ब्रिक खाली था यहाँ पे, इन्हें यहाँ पे ब्रिक भर दिया, सीमेंट से पैक करवा दिया। नाउ पैक, तो ये जो सीमेंट का लगाना था, ब्रिक अलग से लगाना था, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कम ऑन, प्रिवेंटिव कंट्रोल। क्या बोला मैंने, प्रिवेंटिव कंट्रोल। आ रहा है बात समझ में? यस। अब ये कंप्यूटर वाला एग्जांपल ले लो। अब यहाँ पे डिस्कलेस पीसी तो नहीं था, ठीक है, तो मतलब डिस्कलेस पीसी था, मतलब कुछ भी चीजें कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। बट अब बताओ, क्या इस कंप्यूटर को भले ही चलो वेब सर्वर से जो है वायरस नहीं आ रहा, क्या इसको अनऑथराइज्ड यूजर अभी भी एक्सेस कर सकता है? यस, अनऑथराइज्ड यूजर अभी भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो फिजिकली इस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है ना। तो भले ये पीसी क्या है, डिस्कलेस पीसी है, ठीक है, तो वायरस नहीं आएगा, एडमिटेड, बट क्या अनऑथराइज्ड एक्सेस अभी भी हो सकता है? तो अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, मैंने यहां पे क्या लगा दिया दोस्तों, आईडी एंड पासवर्ड लगा दिया। मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, आईडी एंड पासवर्ड लगा दिया। अब बताओ, यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड लगाया तो अब क्या अनऑथराइज्ड यूजर इस सिस्टम एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो घुसने वाली
वीक पॉइंट थी कि भाई कोई भी जो घुस सकता था कंप्यूटर के अंदर, अब मैंने वहां पे एक अदृश्य दीवार बना दी। मैंने क्या कर दिया, वहां पे अदृश्य दीवार बना दिया, और अब जिसको भी कंप्यूटर के अंदर घुसना है तो वो अदृश्य दीवार को इसे पार करना पड़ेगा, मतलब उसे आईडी एंड वैलिड पासवर्ड देना पड़ेगा टू एंश्योर दैट द पर्सन हु इज एक्सेसिंग कंप्यूटर इज अ वैलिड यूजर। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल का मतलब क्या हो गया दोस्तों, प्रिवेंटिव कंट्रोल वो कंट्रोल होता है जो लूप होल्स को, वीक पॉइंट्स को क्या कर देता है, कवर अप कर देता है, टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबिलिटी इन द एसेट्स। क्या बोल रहा है ये, प्रोटेक्ट। इसने क्या किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेड्स को कम किया था, और इसने क्या किया दोस्तों, जो लूप होल्स थे, जो वीक पॉइंट थे, उसको क्या किया है, उसने प्रोटेक्ट किया। जैसे वहां पे एक ईंटा नहीं लगा हुआ था तो उसने ईंटा लगा दिया, यहां पे कंप्यूटर पे आईडी पासवर्ड नहीं लगा हुआ था, राइट, तो उसने आईडी पासवर्ड लगा दी, अब कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस नहीं कर सकता। और ये जो बच्चा खेलने गया था, ये जो बच्चा खेलने गया था, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर उसने ओडोमॉस, या सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं, अगर वो खेलने ही नहीं जाता, ना जाता वो बाग में, और ना ही होता उससे मच्छर का सामना, तो वो बाग में गया मतलब उसने क्या किया, प्रोबेबिलिटीज बढ़ा दी। बाग में वो नहीं गया मतलब उसने क्या किया, प्रोबेबिलिटी को कम कर दिया, ना वो वहां पे जाता और ना ही उसे मच्छर काटता। अब मम्मी ने बोला बेटा ठीक है जा ही रहा है ना तो ओडोमॉस लगा दे। पिछले के केस में थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया वहां पे, कि जो मैंने वहां पे एग्जांपल लिया था वो बाग में जाने वाला, वो बाग में जाने वाला जो था वो प्रोबेबिलिटी के लिए था, और जो मैंने ओडोमॉस का एग्जांपल दिया था दोस्तों वो जो है वो प्रिवेंटिव कंट्रोल है ना। अब मम्मी ने बोला बेटा ओडोमॉस ठीक है वहां पे जा रहा है, कोई बात नहीं है, मच्छर तो आएंगे बट मच्छर तुझे काट ना पाए, मच्छर अपने जर्म्स तेरे बॉडी में ना डाल पाए। आप एक काम कर, जो भी स्किन है, जो भी वल्नरेबिलिटी है, जहां से मच्छर काट सकता है, आप उसको क्या कर लो, प्रोटेक्ट कर लो, मतलब आप वहां पे क्या कर लो, ओडोमॉस का लेप लगा। तो ओडोमॉस लगाना क्या है दोस्तों, ओडोमॉस यहां पे नहीं आएगा, राइट, ओडोमॉस यहां पे नहीं आएगा, तो प्रिवेंटिव कंट्रोल पे ओडोमॉस आ जाएगा कि आप ओडोमॉस लगा दो। ओके, या तो ब्रिक, प्रॉपर तरीके से ब्रिक्स वगैरह फिलअप कर दो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, बाउंड्री को प्रॉपर तरीके से ब्रिक से फिल कर दो। और तीसरा जो आपको एग्जाम में लिखना है, जो टेक्निकल एग्जांपल लिखना है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल में क्या आ जाएगा दोस्तों, आईडी एंड पासवर्ड। आईडी पासवर्ड आप लगाओगे अगर, तो अब जो है कोई भी सिस्टम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमने क्या कर दिया, प्रोटेक्ट द वल्नरेबिलिटी इन द सिस्टम। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो याद रखना, कंपनसेटरी का मतलब क्या था, डिटरेंट का मतलब क्या था, टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द थ्रेट, और रिड्यूस प्रोबेबिलिटी कम हो गई। दूसरा था प्रिवेंटिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि वहां पे मैंने उसके वल्नरेबिलिटी को कम कर दिया। समझ में आया? अच्छा, अब एक बात बताओ, ये घर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, इनने ब्रिक व्रिक तो लगा दिया बट सांप नहीं ढूंढ पा रहे थे कि सांप कहां, क्योंकि वो घुस तो गया था ना कंप्यूटर के अंदर पे, बट अब वो सांप को ढूंढ नहीं पा, क्योंकि अब सांप को निकालना भी जरूरत था। मतलब आप यहां पे अगर ब्रिक लगा दोगे तो अब जो है नया सांप नहीं आ पाएगा, बट जो सांप ऑलरेडी घुसा हुआ है, जो वायरस ऑलरेडी सिस्टम में है, जो फाइल ऑलरेडी मैनिपुलेट हो चुकी है, क्या उसको अपने को रेक्टिफाई नहीं करना है? करना है ना, बट कैसे करोगे, सारी फाइल्स को तो कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, तो अपने को ढूंढना पड़ेगा कि कौन से फाइल्स में प्रॉब्लम आया है। तो यहां पे आता है दोस्तों डिटेक्टिव कंट्रोल। क्या आता है? डिटेक्टिव कंट्रोल। डिटेक्टिव कंट्रोल क्या बोलता है? इट इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट और डिटेक्ट एरर्स, ओमिशंस और एनी काइंड ऑफ मैलिशियस एक्ट दैट अकर एंड रिपोर्ट द ऑकरेंस टू कंसर्न पर्सन। मतलब सिर्फ दो चीज बोल रहा है डिटेक्टिव कंट्रोल। क्या बोलता है कि मैं ढूंढूंगा और क्या करूंगा, रिपोर्ट कर दूंगा। जो भी टॉप मैनेजर होगा उसको क्या कर देगा, ये रिपोर्ट कर। दो चीजें करता है, सबसे पहला फाइंड एंड प्लस रिपोर्ट, खत्म। रिपोर्ट टू व्हाट, टॉप मैनेजमेंट। जो भी टॉप मैनेजमेंट होगा उसको क्या करेगा, रिपोर्ट कर देगा। तो डिटेक्टिव कंट्रोल लिख लेना यहाँ पे, इट रिफर्स टू द कंट्रोल दैट फाइंड आउट द एरर एंड रिपोर्ट टू व्हाट, टॉप मैनेजमेंट। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिटेक्टिव कंट्रोल। नाउ फोर्थ पॉइंट आता है करेक्टिव कंट्रोल। अब ये सांप यहां पे मिल गया, ढूंढा था सांप मिल गया, तो यहां पे आगे एग्जांपल लिख लेते हैं। डिटेक्टिव कंट्रोल में एग्जांपल क्या आएगा दोस्तों, ऑडिट। ऑडिट क्यों करते हैं कि जो भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट वगैरह है हम उसको ढूंढ सके प्रॉपर तरीके से। ओके, ऑडिट हो गया। और क्या हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ओके, और भी है एक ऑडिट ट्रेल है। ऑडिट ट्रेल को मैं बाद में बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है। ऑडिट ट्रेल बस आप लिख लो, ऑडिट ट्रेल है। ओके, तो ऑडिट ट्रेल वगैरह ये सारी चीजें होगी जिसको हम ढूंढने के लिए लगाते हैं। एंटीवायरस स्कैनिंग करता है,
तो एंटीवायरस भी आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? यस। कैरेक्टरिस्टिक्स अभी मैं बाद में बताता हूं। नाउ फोर्थ आता है दोस्तों करेक्टिव कंट्रोल। व्हाट डू मीन बाय करेक्टिव कंट्रोल? करेक्टिव कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि अब जो यहां पे सांप मिल गया तो क्या सांप को आप ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं। क्या सांप को पकड़ोगे? यस। सांप को बाहर करोगे? बिल्कुल। मतलब इस एरिया को अब आप क्लीन करोगे, मतलब जो चीजें अपवित्र हो गई थी उसको रिपेयर करके, मेंटेन करके, अपडेट करके क्या कर दूंगा मैं? उसको अप टू डेट कर दूंगा। मतलब जो भी मैलिशियस चीजें हुई थी उसको अपन बाहर कर देंगे। तो क्या इस सांप को बाहर भी करना पड़ेगा? तो चल भाई तू सांप बाहर आ जा। तो इसको बाहर करना मतलब फाइंड आउट करने के बाद उसके इंपैक्ट को खत्म कर देना। आगे बात समझ कहलाएगा दोस्तों करेक्टिव कंट्रोल। ये रहा। इट रिफर्स टू द कंट्रोल डिजाइन टू कम ऑन डिजाइन टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ द थ्रेट और करेक्ट एन एरर। तो जो गलती से चीजें वहां पे चले गए थे, जो एरर आ गए थे, उसको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। मतलब फाइल स्कैनिंग करके फाइल का रिपेयरिंग करना पड़ेगा। जो फाइल आउटडेट हो गई उसको फाइल को अपडेट करना पड़ेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। वायरस को खत्म करना पड़ेगा। किल दी वायरस, किल दी वायरस। ओके, तो किल द वायरस एंड फाइल को रिपेयर करना पड़े। तो दिस काइंड ऑफ कंट्रोल राइट इज कॉल्ड एज व्हाट? करेक्टिव कंट्रोल। तो करेक्टिव कंट्रोल का एक एग्जांपल क्या हो सकता है? एंटीवायरस। क्योंकि एंटीवायरस सिर्फ स्कैन ही नहीं करता, ढूंढता ही नहीं है, वो उसको क्या करता है दोस्तों? रिपेयर भी करता है फाइल को। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो एंटीवायरस आ जाएगा यहां पर। बराबर है। बैकअप आ जाएगा, मतलब जो चीजें खराब हो गई उसका बैकअप आप यूज कर लो। रिकवरी आ जाएगा, बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर। तो जो चीजें खराब हो गई थी उसको मैंने क्या कर दिया? फिर से रिकवर कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है वो करेक्टिव कंट्रोल में आ जाएगी। तो अगर मैं शॉर्टकट में आपको बोलूं, शॉर्टकट में अगर मैं आपको बोलूं, सबसे पहले ध्यान से समझना, अगर क्या करना है, ये रिस्क है तो रिस्क मान लो सपोज आग लगने के चांसेस है, ओके, या तो फिर पावर फेलियर के चांसेस। ये सब क्या है दोस्तों? रिस्क है। पावर फेलियर, कम्युनिकेशन फेलियर, अगर इतनी चीज है, मेरी बात ध्यान से समझना, ओके। तो रिस्क में सबसे पहला अपना पर्पस क्या है भैया? इसके प्रोबेबिलिटी को कम कर दो, रिड्यूस दी प्रोबेबिलिटी, होने ही मत दो, राइट। तो रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी कब होगा? अब जब क्या लगाओगे दोस्तों? जल्दी बोलो फटाफट से। डिटरेंट कंट्रोल। इसी का दूसरा नाम है कंपनसेटरी कंट्रोल। डिटरेंट कंट्रोल आ जाएगा, ओके। प्रोबेबिलिटी कम हो गई, बहुत बढ़िया। फिर दूसरा काम क्या आएगा दोस्तों? प्रोटेक्ट दी वल्नरेबिलिटी, प्रोटेक्ट दी वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना है तो क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? जल्दी बोलो फटाफट से। प्रिवेंटिव कंट्रोल। क्या लगाना पड़ेगा? प्रिवेंटिव कंट्रोल, राइट। यस। तो यहां पे एग्जांपल भी लिख लेता हूं मैं। डिस्कलेस पीसी, यहां पे आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है, ओके। तो वल्नरेबिलिटी भी खत्म हो गई। अब उसकी वजह से अगर कोई मान लो पहले से ही कोई थ्रेट वगैरह ऑलरेडी हो तो क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट एरर, फाइंडिंग एरर, ओके। तो इस एरर को फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? डिटेक्टिव कंट्रोल। और डिटेक्टिव कंट्रोल क्यों लगा रहे दोस्तों? फाइंड आउट करने के लिए। एग्जांपल क्या हो गया? ऑडिट, राइट। और अगर कोई चीज मुझे मिल गई तो मैं क्या करूं दोस्तों? जल्दी बोलो फटाफट से। रिड्यूस द इंपैक्ट। क्या बोला मैंने? रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ थ्रेट, ओके। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जल्दी बोलो फटाफट से। करेक्टिव कंट्रोल लगाना पड़ेगा। करेक्टिव कंट्रोल में क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बोलो फटाफट से। फाइल रिपेयरिंग, फाइल अपडेशन, बैकअप, ये जो है ये सारी चीजें यहां पे आ जाएगी। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। तो दिस इज बेसिकली 4 काइंड्स ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्टिव वाइज कंट्रोल। तो डिटरेंट कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोबेबिलिटी को कम करना। प्रिवेंटिव कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या था? वल्नरेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना, ओके। एंड डिटेक्टिव कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या था? एरर्स को फाइंड आउट करना। एंड करेक्टिव कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों? उसके इंपैक्ट को कम करना।
यहाँ तक क्लियर है? यस। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, पावर भी ऑफ हो गया है एंड जैसे ही पावर आता है तो हम रिज्यूम करेंगे और वहां पे जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और वो आगे की चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, ना अब हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव कंट्रोल कंप्लीट कर दिया, दैट इज डिटरेंट कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल एंड करेक्टिव कंट्रोल। ना यहाँ पे अगर मैं डिटरेंट कंट्रोल को छोड़ दूं, ठीक है, डिटरेंट कंट्रोल को अगर मैं छोड़ देता हूं तो यहाँ पे हमारे पास तीनों कंट्रोल पे क्या है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहला आता है प्रिवेंटिव कंट्रोल। ना अगर मैं बात करता हूँ प्रिवेंटिव कंट्रोल, तो अगर आप सोचो प्रिवेंटिव कंट्रोल मतलब क्या है कि किसी को भी मैं अपने वीक पॉइंट्स को एक्सेस करने से रोक रहा हूं। मतलब अगर मैं प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाता हूं तो कोई जो मेरा वीक पॉइंट है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। एग्जांपल मैंने क्या बोला कि कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर में जो मेरा वीक पॉइंट क्या है, वो कोई भी यूजर जो है वो एंट्री कर सकता था सिस्टम में, तो मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया, राइट। अब जैसे मैं अपने ह्यूमन बॉडी की बात करता हूँ, ह्यूमन बॉडी में अगर आप सोचोगे तो बहुत सारे वीक पॉइंट्स होते हैं, राइट। हेड इज वन ऑफ देम, राइट, नेक इज अनदर वन ऑफ देम, ओके, देन स्टमक हो सकता है। दीस आर कॉल्ड एज व्हाट सेंसिटिव पॉइंट्स रादर देन व्हाट लेग्स, हैंड्स, ठीक है। तो अगर हाथ में चोट लगती है या पैर पे चोट लगती है तो आदमी मरता नहीं है, बट अगर सर पे चोट लग जाए तो क्या हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो ये क्या हो गया, वीक पॉइंट हो गया ना, इसको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो व्हाइल ड्राइविंग व्हीकल, टू व्हीलर्स, राइट, तो आप क्या करते हो, हेलमेट लगाते हो। तो ये हेलमेट क्या हो गया दोस्तों, प्रिवेंटिव कंट्रोल हो गया कि मैं अपने बॉडी के जो वीक पॉइंट है उसको बचाने की कोशिश कर रहा। ओके, तो ये बोलते हैं कि प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाने के लिए क्या क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसा होता है प्रिवेंटिव कंट्रोल, कब लगा जाएगा प्रिवेंटिव कंट्रोल। नंबर 1 पहला होता है अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वल्नरेबिलिटी। तो अगर आपको अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना है तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द वल्नरेबल पॉइंट्स। तो सबसे पहला अपने को क्या करना है, वल्नरेबल पॉइंट समझने की कोशिश करना है। तो अगर मुझे अपने बॉडी को पूरा प्रोटेक्ट करना है, राइट, तो हेड को अपने को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, स्टमक को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ओके। हार्ट को तो देखो प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर में ही आपको चेस्ट बना के दिया हुआ है, दैट प्रॉपर तरीके से हार्ट को चारों तरीके से कवर अप किया गया है, ओके। देन इसके बाद और भी बहुत सारे वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं जो टाइम टू टाइम आपको से क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो अब उसी तरीके से कंप्यूटर की बात आती है कि अगर कंप्यूटर पे अगर आपको प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाना है तो आपको सारे वल्नरेबल पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा आता है कि अगर आप प्रिवेंटिव कंट्रोल नहीं लगाते हो, जैसे सपोज आप सर पे अपने हेलमेट नहीं लगाते तो क्या हो जाएगा, अगर एक्सीडेंट होगा तो आदमी मर सकता है। तो यार मरने से अच्छा है कि 1000 या 2000 रुपए का अपन हेलमेट खरीदे। हेलमेट खरीदेंगे तो क्या होगा, आदमी अगर एक्सीडेंट होता है तो भी चोटें वगैरह आएंगी बट आदमी क्या होगा, बच जाएगा। तो ये बोलता है अंडरस्टैंड द प्रोबेबल थ्रेट। बट अगर ऐसा लगता है कि भाई हेलमेट नहीं लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, मरने वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होती, पैदल चल रहे हैं, पैदल चलते वक्त अपन हेलमेट लगाते कि नहीं लगाते, तो उसको पता है कि भाई अगर थोड़ा बहुत अगर गिर भी जा रही बहुत चोट लग गई तो मरते नहीं है। बट अगर आप टू व्हीलर पर जा रहे हो और अचानक वहां पे एक्सीडेंट हो गया, राइट, और ऐसी सिचुएशन आ गई, एकदम क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, राइट, तो आदमी मर सकता है। तो इन चीजों से बचने के लिए अपने को क्या लगाना है, प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाना है। तो ये सेकंड वाला पॉइंट हो गया, अंडरस्टैंडिंग व्हाट प्रोबेबल थ्रेट। तो थ्रेट अगर सीरियस है तो प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाओ, थ्रेट अगर सीरियस नहीं है तो प्रिवेंटिव कंट्रोल नहीं लगाना, एंड देन उसके हिसाब से आप कंट्रोल लगाओ। दैट इज क्रिटिकल है तो कंट्रोल लगाएंगे, नहीं है तो कंट्रोल नहीं लगाएंगे। तो समझ में आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिवेंटिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल का बेसिक पॉइंट क्या था दोस्तों, वल्नरेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना। तो उसके लिए बोलते हैं सबसे पहले वल्नरेबिलिटी को आप समझो कहां पे वल्नरेबिलिटीज है। दूसरा समझो अगर हमने कंट्रोल नहीं लगाया तो उससे प्रोबेबल थ्रेट क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, और अगर प्रॉब्लम्स क्रिटिकल नहीं है तो कंट्रोल मत लगाओ, अगर क्रिटिकल है तो फिर कंट्रोल लगाना पड़ेगा। तो पहले वल्नरेबिलिटी समझ लो, उससे होने वाले थ्रेट समझ लेंगे एंड देन कंट्रोल लगा देंगे। क्लियर? यस। डिटेक्शन का काम क्या था दोस्तों, फाइंड आउट करना, क्या एरर को, प्रॉब्लम्स को, मिस्टेक्स को जो वहां पे हो रही है, राइट। अच्छा एक बात बताओ, अब जैसे अपन अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं तो अकाउंटिंग एंट्री जो है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो भी सकता है, मतलब सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, राइट। तो अपन चेक करेंगे ना अकाउंटिंग एंट्रीज को, चेक करेंगे कि भाई सही है या गलत है। मतलब जो मेरे आर्टिकल्स ने अकाउंटिंग एंट्रीज ड्राफ्ट किए तो सीए उसको चेक करेगा कि भाई तूने अकाउंटिंग एंट्रीज बराबर किए नहीं करे। अब सोचो एक मिनट के लिए आप सोचो, वो जो सीए है जो अकाउंटिंग एंट्रीज चेक कर रहा है,
राइट। अगर उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता ही नहीं है तो क्या वो चेक कर सकता है अकाउंटिंग एंट्रीज? नहीं चेक कर सकता, राइट। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी एरर्स को चेक करना है तो सबसे पहले उससे रिलेटेड जो रूल्स लॉज एंड रेगुलेशंस है वो आपको समझना पड़ेगा। तो ये आ गया पहला पॉइंट आपका, क्लियरली अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉफुल एक्टिविटीज। ओके, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, ओके, स्टैंडर्ड्स क्या है, वो आप समझ में आ जाएगा। तो फिर सेकंड आता है you have to establish a mechanism to refer the reported unlawful activity। तो सबसे पहले क्या है कि लॉ को समझना पड़ेगा, लॉ को समझो, ओके, एंड लॉ को समझने के बाद जो ट्रांजैक्शन में एररफुल एंट्रीज हुई है उसको क्या कर दो आप, रिपोर्ट करो। देन रिपोर्ट रॉन्ग एंट्रीज, बराबर है क्या? यस। तो जो भी गलतियां हैं अब आप उसको रिपोर्ट, क्योंकि अगर आप लॉ को नहीं समझोगे, स्टैंडर्ड को नहीं समझोगे तो आपको यही समझ में नहीं आएगा दोस्तों उसमें एरर है या नहीं है। तीसरा आता है दोस्तों इंटरैक्टिव विद प्रिवेंटिव कंट्रोल। क्या मतलब होता है? डिटेक्शन लगाना जरूरी है। कब लगाना जरूरी है? जब सिस्टम के अंदर एरर आ जाएगा, राइट। बट अगर आप सोचो आपका प्रिवेंटिव कंट्रोल इतना स्ट्रांग होगा तो डिटेक्टिव कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए होता है डिटेक्टिव कंट्रोल लगाने के पहले एक बार प्रिवेंटिव कंट्रोल जरूर लगाओ, क्योंकि अगर आप प्रिवेंटिव कंट्रोल नहीं लगाओगे तो बार बार वो चीजें होती रहेंगी और बार बार आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर है आप क्या करो, सबसे पहले प्रिवेंटिव कंट्रोल लगा दो। तो इसने बोला इंटरेक्शन विद प्रिवेंटिव कंट्रोल टू प्रिवेंट सच एक्ट्स फ्रॉम ऑकरेंस। तो आप उसको प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाओगे तो वो बार बार उसकी जो वल्नरेबिलिटी जो अफेक्ट हो रही थी वो उसको कम कर देगा, राइट। एंड लास्ट पॉइंट क्या होता है? सरप्राइज चेक बाय सुपरवाइजर। एक बार आपने प्रिवेंटिव कंट्रोल लगा दिया, अगर वो काम पूरे तरीके से नहीं कर पा रहा है और एक दो एरर हो गए जो नॉर्मली नहीं ढूंढ पा रहे तो फिर आपको वहां पे डिटेक्टिव कंट्रोल लगाना पड़ेगा जो अपने आप एरर को फाइंड आउट करके आपको रिपोर्ट कर देगा। तो डिटेक्टिव कंट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिंपल है। नंबर 1 क्या बोलता है? सबसे पहले रूल्स लॉज रेगुलेशंस को समझो। देन सेकंड क्या बोलता है? रिपोर्ट करो अनलॉफुल एक्टिविटीज को, ठीक है। तीसरा क्या बोलता है दोस्तों? तीसरा बोलता है प्रिवेंटिव कंट्रोल से आप क्या करो, इंटरेक्ट करो। प्रिवेंटिव कंट्रोल के इंटरेक्शन का मतलब है उसको लगाओ और इसके बाद भी अगर कुछ बच गया है तो सरप्राइज चेक करके क्लियर करो। नंबर 1 लॉफुल एक्टिविटीज को समझना है, अनलॉफुल एक्टिविटीज को रिपोर्ट करना है, प्रिवेंटिव कंट्रोल से बातें करनी है। एंड फोर्थ पॉइंट बोलता है दोस्तों दैट इज सरप्राइज चेक करके उन चीजों को डिटेक्ट करना है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या था? वल्नरेबिलिटी को समझो, ओके, देन इसके बाद उसके प्रोबेबल थ्रेट को समझो, देन कंट्रोल लगा दो। डिटेक्टिव का काम क्या था? पहले लॉफुल एक्टिविटीज को समझो, देन अनलॉफुल एक्टिविटीज को रिपोर्ट करना है। तीसरा बोलता है प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाओ एंड देन फोर्थ बोलता है सरप्राइज चेक कर दो। करेक्टिव कंट्रोल क्या बोलते हैं साहब? इंपैक्ट को कम करना है। तो एक बात बताओ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर सपोज मान लो किसी को बुखार आता है, ओके, तो क्या करते हैं अपन? उसको दवाई देते हैं और बुखार ठीक हो जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बुखार आप आ रहा है, आप दवाई देते हो, बुखार ठीक हो जाता है, फिर से बुखार आ जाता है, जैसे दवाई का असर खत्म होता है। तो क्या इस तरीके का करेक्टिव कंट्रोल अच्छा है क्या? नहीं। तो क्या करना है अपने को? सबसे पहले अपने को क्या करना है? सबसे पहले अपने को क्या करना है कि वो जो भी क्या बोलते हैं करेक्टिव कंट्रोल आप लगाने वाले हो तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जो उसका दैट इज कॉज है, दैट इज बेसिक कॉज है, जिसकी वजह से वो बीमारी हो रही है, जिसकी वजह से वो बुखार आ रहा है, सबसे पहले उस वजह को समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला आ गया दोस्तों, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो डोंट डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेक्टिव कंट्रोल, फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। कॉज समझ में आ जाएगा दोस्तों, देन आप सोचो कि उपाय क्या है उसका। तो ठीक है, अब जैसे उसको बुखार आ रहा था, आप दवाई दे रहे थे, फिर बुखार आ रहा था, फिर दवाई दे रहे, तो आप बोलोगे सर कॉज तो समझ, अच्छा इसको जो बुखार है ये से सपोज मान लो मैं एग्जांपल बोलता हूँ, खाना खाने की वजह से गलत तरीके से खाना खा रहा है तो बुखार है। तो अब सोचो ना, अब वो गलत खाना खाएगा, उसको बुखार आएगा, फिर दवाई दोगे, फिर ठीक हो जाए, फिर वो गलत खाना खाएगा, फिर बुखार आएगा, फिर दवाई दोगे, तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले कॉज को समझ, ओ ये बुरे जो गलत खाने खा रहा है, बाहर के खाने खा रहा है, इसको बंद करवा दो। तो रेमेडी क्या आ गया कि भाई इसको वो गलत खाना खाने की इजाजत ही ना दी जाए। ओके, देन इसके बाद हमने क्या किया, बंद कर भाई। बंद कर मतलब क्या हो गया, प्रिवेंटिव कंट्रोल। मैंने क्या लगा दिया, वल्नरेबिलिटी पे प्रोटेक्शन लगा दी। मैंने बोला एक तो आप मैंने क्या लगाया, सबसे पहले बंद करो। बंद करो मतलब न बुरा खाना खाएगा ना बुखार आएगा, तो ये क्या हो गया, कंपनसेटरी कंट्रोल, दैट इज डिटरेंट कंट्रोल। इसके बाद मैंने क्या बोल दिया कि अच्छा चलो खाना बाहर का खाना है तो आप वहां पे खाओ जहां पे आपको हाइजेनिक फूड मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रिवेंटिव कंट्रोल। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, इसके खाने के बावजूद भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई है तो उसको डायग्नोज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लो,
कॉज को समझ लो, देन रेमेडी आ जाएगी, एंड देन गेट फीडबैक फ्रॉम प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव। मैं यहाँ पे दोनों तीनों बोल सकता हूँ, दैट इज डिटरेंट, प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव कंट्रोल। ये लगा लिया। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम शेष रह जाती है, देन मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ थ्रेट। उसके इंपैक्ट को कम करना पड़ेगा। कैसे? बाय करेक्टिंग एरर्स। तो जो भी वहां पे प्रॉब्लम्स हैं उसको मेडिसिन दो, जो भी चीजें वो आप सारी चीजें प्रोवाइड कर दो। एक बार चीजें ठीक हो गई, ध्यान से समझना, एक बार चीजें ठीक हो गई तो फिर हम सिस्टम को उस इन्वायरमेंट में काम नहीं करेंगे जिस इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी। आई हैव टू चेंज द वे ऑफ डूइंग द टास्क। तो हमें पूरा का पूरा जो सिस्टम है अब वो चेंज करना पड़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लास्ट पॉइंट, मॉडिफाई द प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। तो ये सिंपल लैंग्वेज में कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर मैं बोलूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिवेंटिव कंट्रोल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रिवेंटिव कंट्रोल बोलता है पहले वल्नरेबिलिटी को समझेंगे, दूसरा उसके प्रोबेबल थ्रेट को समझेंगे, एंड देन कंट्रोल लगा देंगे। ठीक है, ओके। देन इसके बाद डिटेक्टिव में आते तो बोलता है सबसे पहले लॉफुल एक्टिविटीज को समझो, देन इसके बाद वो बोलता है अनलॉफुल एक्टिविटीज को रिपोर्ट कर दो, तीसरा यू हैव टू इंटरेक्ट विद द डिटरेंट कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव कंट्रोल, देन इसके बाद सरप्राइज चेक कर दो। क्लियर? ओके। डिटरेंट इसमें लिखा नहीं, बट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने तरीका बताया, पहले डिटरेंट, देन प्रिवेंटिव, देन डिटेक्टिव, देन करेक्टिव। ओके, एंड देन करेक्टिव आते हैं तो करेक्ट करने के पहले सबसे पहले कॉज समझो, देन इसको रेमेडी को समझो। रेमेडी समझने के बाद, रेमेडी जब आपको समझ में आ गई, देन यू हैव टू इंटरेक्ट विद द कम ऑन डिटरेंट कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल एंड डिटेक्टिव कंट्रोल। देन इसके बाद उसके इंपैक्ट को कम करो, मतलब करेक्टिव कंट्रोल अब लगा दो, तो करेक्टिव मेजर्स लग जाएगा, आप वहां पे करेक्ट करोगे, एंड देन जब चीजें सब ठीक हो जाती है, यू हैव टू मॉडिफाई द प्रोसेस। तो दिस इज हाउ वी कंप्लीट व्हाट? ऑब्जेक्टिव वाइज कंट्रोल सिस्टम। तो ये ऑब्जेक्टिव वाइज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव में इतना ही था, ये पूरा कंप्लीट हो गया ना। अब हम आते हैं नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज वाइज पे। तो अगर आप नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज वाइज पे आते हो, ओके, तो यहां पे तीन चीजें आपको पढ़नी है: फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल। तो अगर आप देखो यहां पे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, इन्वायरमेंटल कंट्रोल पे, यस, यस, ये आया यहां पे आपका फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल। और यहां पे ये प्रिवेंटिव वाला तो हमने कंप्लीट कर लिया, यस ना। अब आ जाता है हमारे पास सेकेंड वाला, दैट इज आईएस रिसोर्सेज वाइज कंट्रोल। आईएस रिसोर्सेज वाइज कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं, ओके, ना अगर आप यहां पे देखो आईएस रिसोर्सेज कंट्रोल की हम बात करें, तो ये आईएस रिसोर्सेज कंट्रोल में दोस्तों तीन आ गए: फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, इन्वायरमेंटल कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में टाइप्स ऑफ कंट्रोल, एक ही क्वेश्चन है यहां पे, टाइप्स ऑफ कंट्रोल, एक ही क्वेश्चन आएगा। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में एक तो दिया हुआ है कंट्रोल एंड दूसरा दिया हुआ है एक्सपोजर। ना मेरी बात ध्यान से समझना, एक्सपोजर मतलब क्या होता है कि इफ यू डोंट अप्लाई लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल देन व्हाट वुड बी द रिस्क। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सटेंट ऑफ लॉस if logical access control does not applied. क्लियर? यस। तो सबसे पहले अगर मैं ये समझता हूं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल मतलब से सपोज मान लो आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है, और यहां पे क्या था? लॉक एंड की, ठीक है। तो ये फिजिकल में पूछ रहा टाइप्स ऑफ कंट्रोल, टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो ऐसे कौन कौन से फिजिकल एक्सेस कंट्रोल होते हैं जो आप लगा सकते हो? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में क्या पूछ रहा है? अगर आप लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगाओगे तो वो क्या होगा? तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अक्रॉस द सिस्टम। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अक्रॉस द सिस्टम, ये अपन यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पढ़ेंगे। और ये बोलता है कि अगर ये कंट्रोल नहीं लगाया तो एक्सपोजर क्या होंगे? तो देयर हैज टू बी टू एक्सपोजर। नंबर वन टेक्निकल एक्सपोजर एंड एसिंक्रोनस एक्सपोजर, ओके। और ये एक्सपोजर लाने वाला कौन है? इज कॉल्ड एज व्हाट? वायलेटर। तो हु कैन बी द पर्सन, हु कैन बी द पर्सन who create
who created what risk. तो these are called as what violator. Violator मतलब persons जिनके थ्रू ये एक्सपोजर हो रहा है. कौन सा एक्सपोजर हो रहा है दोस्तों? नंबर 1 टेक्निकल एक्सपोजर, नंबर 2 इज असिंक्रोनस एक्सपोजर. क्लियर और नॉट क्लियर? यस. नाउ इन्वायरमेंटल कंट्रोल में अगर आप आओगे तो अपने को दो चीजें पढ़नी है. इन्वायरमेंटल कंट्रोल लगेंगे कौन कौन से, और अगर नहीं लगेंगे तो कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं. तो दैट इज इन्वायरमेंटल एक्सपोजर एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल. ओके, तो यहाँ पे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का पर्पस क्या था जो मैंने बताया, दैट इज प्रोटेक्ट द एसेट्स फ्रॉम व्हाट अनऑथराइज्ड यूजर. एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल का क्या था दोस्तों? टू प्रोटेक्ट द एसेट्स फ्रॉम व्हाट पोल्यूशंस. राइट, तो आग से, पानी से, बिजली से, डस्ट से, तो इस तरीके के एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, फायर डैमेजेस हो सकते हैं. ओके, तो इन चीजों से अगर एसेट को बचाना है तो यू हैव टू इंप्लीमेंट व्हाट इन्वायरमेंटल कंट्रोल. कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस. तो अपने को यहाँ पे कितने क्वेश्चन आ गए दोस्तों? आईएस रिसोर्स कंट्रोल सबसे पहला आ गया, टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल. दूसरा आता है टाइप्स ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल. तीसरा आता है हु आर द वायलेटर्स. ओके, देन ये फोर्थ आ गया यहाँ पे टेक्निकल एक्सपोजर. फिफ्थ आ गया दोस्तों एसिंक्रोनस एक्सपोजर. एंड सेवेंथ आ गया दैट इज कॉल्ड एज 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6. तो टोटल 6 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने, दैट इज इन्वायरमेंटल एक्सपोजर एंड कंट्रोल आ जाएगा. सो आर यू रेडी फॉर दिस गाइज? यस. तो हम आते हैं सबसे पहले आईएस रिसोर्सेज वाइज कंट्रोल पर. फिजिकल एक्सेस कंट्रोल आ रहा है. फिजिकल एक्सेस कंट्रोल अगर आप देखोगे तो आगे आ जाओ, हम पॉइंट पे आगे डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, ओके. नाउ अगर मैं फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की बात करता हूं, ओके, नाउ अब देखो अगर मैं फिजिकल एक्सेस कंट्रोल आपको दिखाता हूं डायग्राम में, ये देखो आप फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के डायग्राम में आपको दिखा देता हूं सबसे पहले. यस, यस, ये आप देखो, अगर इमेजेस आप देख रहे हो, ये देखो दिख रहा है क्या? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल मतलब यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स अपन यूज कर रहे हैं वो क्या है? फिजिकली मेटल से बने हुए. जरूरी नहीं वो आयरन ही, वो कुछ भी हो सकता है. अब जैसे यहाँ पे ये देखो आप बायोमेट्रिक डिवाइस आप देखो, दिख रहा है क्या? तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट फिजिकल एक्सेस कंट्रोल. यहाँ पे फिजिकल डिवाइस हम जहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट फिजिकल एक्सेस कंट्रोल. ओके, नाउ यहाँ पे भी आप ये देखो, ये कार्ड यूज कर रहे हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम है, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट फिजिकल एक्सेस कंट्रोल. ओके, देन इसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे, लॉक एंड की तो मैंने आपको बता ही दी है, बिल्कुल. ओके, और यहां पे कुछ दिख रहा है दोस्तों? यस, बायोमेट्रिक डिवाइस. तो बेसिकली अगर अपने को डायग्राम में अपन ने देखा है तो यहाँ पे एक तो बायोमेट्रिक डिवाइस हो गया जो अपन फिजिकली यूज कर रहे हैं, दूसरा लॉक एंड की सिस्टम हो गया जो अपन फिजिकली यूज कर रहे हैं. राइट, और यहाँ पे देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ने जो है मॉड्यूल में कितने तरीके के फिजिकल एक्सेस कंट्रोल दिए हुए हैं. ओके, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है, इट रिफर्स टू द कंट्रोल रिलेटिंग टू फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ टेंजिबल आईएस रिसोर्सेज एंड इनटेंजिबल आईएस रिसोर्स. तो अगर टेंजिबल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना है या इनटेंजिबल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना है, यू नीड टू हैव व्हाट फिजिकल सिक्योरिटी. तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या हो गया? सम काइंड ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी दैट कंट्रोल्स ओवर unauthorized access by user. क्लियर? यस. तो यहाँ पे देखो बहुत सारा दिया है, डोर लगा दिया, सिक्योरिटी गार्ड, यस सिक्योरिटी गार्ड आ गया, डोर अलार्म सिस्टम, हमने अलार्म बजा दिया. ओके, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री टू सिक्योर एरियाज. आप देखो कहीं पे जैसे सपोज मान लो जू वगैरह है या जहाँ पे जानवरों के लिए सेपरेट हमने बनाया, जैसे कान्हा किसली उद्यान है, नेशनल पार्क है, तो वहाँ पे लिखा रहता है डेंजर एरिया. ओके, आप देखो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के टावर लगे होते हैं वहाँ पे लिखा रहता है डेंजर जोन. ओके, वो ऐसे दो ऐसा हड्डी का वहाँ पे बना होता है, वहाँ पे लिखा रहता है डेंजर जोन साहब. अब ये जो डेंजर जोन लिखा हुआ है तो ना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट फिजिकल एक्सेस. आपने वहाँ पे प्रॉपर तरीके से फेंसिंग बना दी है, मतलब कोई भी अब बंदा जो है वो अंदर नहीं जा सकता. दीज आर कॉल्ड एज व्हाट फिजिकल एक्सेस कंट्रोल. क्लियर है? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या हो गया? यहाँ पे फिजिकल सिक्योरिटी नहीं रहेगी, यहाँ पे प्रोग्राम वाइज सिक्योरिटी रहेगी. अगर मैं यहाँ पे डायग्राम देता हूं आपको, आप ये देखो यहाँ पे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल,
ये देखो कुछ चेंजेस होंगे यहाँ पे, यस ये दिख रहा है यहाँ पे, यस ये आप देखो अगर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल को, दिस इज नाउ आईडी एंड पासवर्ड। तो अब यहाँ पे कोई आप फिजिकल सिस्टम यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे तो सिंपली आप क्या दे रहे हैं दोस्तों, आईडी एंड पासवर्ड दे रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में आप क्या यूज कर रहे हैं, लॉक एंड की यूज कर रहे हैं, बट लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में आप क्या यूज कर रहे हैं दोस्तों, आईडी एंड पासवर्ड यूज कर रहे हैं, बराबर है। तो बेसिक समझ में आ गया भाई, दोनों में ही क्या है कि अगर आपके पास चाबी होगी तो एक चाबी आपके पास मेटेलिक की है और दूसरी है आपके पास पासवर्ड। तो पासवर्ड जो हो गया दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। द पर्सन हैविंग व्हाट, वैलिड आईडी एंड पासवर्ड कैन गेट एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में क्या हो गया, द यूजर हैविंग व्हाट, वैलिड की, metallic key can open the lock and access the resource. So this is the basic difference between physical access control and logical control. And अगर मैं यहाँ पे दोस्तों environmental control की बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं environmental control की बात कर रहा हूं। yes ना, इन्वायरमेंटल कंट्रोल की बात कर रहा हूं, तो यहां पे मैं अल्टीमेटली देखो ये क्या बोल रहा है, प्लांट लगाना है। अब प्लांट क्यों लगाते हैं साहब, सो दैट हम जो है हमें फ्रेश एयर मिलता रहे। तो राइट, आप अपने कंपनी में देखते हो, आईटी सेक्टर्स में देखते हो, वो बहुत ज्यादा योगा कर रहे होते हैं, प्लांटेशंस पे काम कर रहे होते हैं, मीन दे आर डूइंग व्हाट, इन्वायरमेंटल कंट्रोल। ओके, तो दिस आर काइंड ऑफ व्हाट, इन्वायरमेंटल कंट्रोल। इसके बाद और भी अगर आप देखो, मैं आपको दिखा सकता हूँ ये इन्वायरमेंटल कंट्रोल के और एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ मैं आपको। यस ये रहा, ये देखो यहाँ पे पानी से बचने के लिए, ओके, इनने प्रॉपर तरीके से क्या निकाला हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम निकाला हुआ है, राइट। तो ड्रेनेज सिस्टम मतलब पानी जो है वो कहीं और पे इधर उधर नहीं आना चाहिए, तो प्रॉपर इनने ड्रेनेज सिस्टम वहां पे दिया हुआ है। देन इसके ये देखो ये ड्रेनेज सिस्टम ये दे रहे, क्यों दे रहे, सो दैट कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को पानी से जो है, अनवांटेड वाटर्स जो है, फ्लड है, सुनामी है, इन चीजों से अपन बचा पाए। ओके, तो एक प्रॉपर आप सिस्टमैटिक चीजें बना रहे हो। ये देखो आप एसी वगैरह लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, ठंडा ठंडा कूल कूल, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, आप इन्वायरमेंट को क्या बना सको, एकदम शीतल बना सको, लोगों को अननेसेसरी अनहाइजीनिक फील नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जॉब। ओके, देन इसके बाद ऐसे बहुत सारे कंट्रोल है जो अपने को लगाना पड़ता है, राइट। ओके, सो ये जो सारे कंट्रोल हो गए दोस्तों, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, इन्वायरमेंटल कंट्रोल हो गया। तो अपन देखते हैं इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में कितने तरीके के इन्वायरमेंटल कंट्रोल दिए हुए हैं। तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले अपन एक्सेस करते हैं फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के टाइप को, देन दूसरा हम आ जाएंगे दोस्तों लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, एंड तीसरा जो आ जाएंगे हम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इन्वायरमेंटल कंट्रोल। तो सबसे पहला कंट्रोल आता है दैट इज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो देयर आर सम कॉमन एक्सेस कंट्रोल टेक्निक डिस्कस्ड कैटेगरिकली एज फॉलोज। तो सबसे पहला आता है बेटा लॉक। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में लॉक आता है, यहाँ पे देखो तीन तरीके के लॉक दिए हुए, एक है बोल्टिंग डोर लॉक, दूसरा है सिफर लॉक, एंड थर्ड है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। व्हाट डू मीन बाय बोल्टिंग डोर लॉक? बोल्टिंग डोर लॉक मतलब ये हो गया जहां पे आपके पास लॉक है, मेटेलिक लॉक है, अरे ये कहां से आ गया, सो यहां पे एक तो सबसे पहला क्या है आपके पास, मेटेलिक लॉक जो आप यूज करते हो। ओके, यस, तो सबसे पहला आ गया आपके पास मेटेलिक लॉक, एंड दूसरा आ गया दोस्तों मेटेलिक की, खत्म, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बोल्टिंग डोर लॉक। बोल्टिंग डोर लॉक में आप क्या यूज कर रहे हैं दोस्तों, स्पेशल मेटल की। तो जो नॉर्मली आप अपने घर पे ताले चाबी लगाते हो, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मेटेलिक लॉक। ये आपको डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, चाबी भी मेटेलिक है और लॉक भी मेटेलिक है। सिफर लॉक क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय सिफर लॉक? सिफर लॉक अगर आप देखो, अ पुश बटन पैनल, नो क्या है ये पुश बटन पैनल, दैट इज माउंटेड नियर द डोर आउटसाइड ऑफ अ सिक्योर्ड एरिया। यहाँ पे और आपको डायग्राम, एक बड़ा सा डायग्राम दिखाता हूं अगर आपको, यस ये रहा, यहाँ पे सिफर लॉक की बात कर रहा हूं मैं, ये रहा, आप देखो। ओके, नाउ दिस इज सिफर लॉक, और अगर आप यहां पे देखोगे सिफर लॉक, ओके ना, ये अगर आप देखो सिफर लॉक के केस में, यस ये रहा। अब ये देखो, ये अगर ऐसा लॉक है तो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, ओके,
नाउ यहाँ पे क्या करना पड़ता है, वी हैव टू प्रोवाइड कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर टू ओपन द लॉक। आपने मूवी देखी होगी हैप्पी न्यू ईयर, शाहरुख खान की मूवी देखी होगी, और वहां पे सिक्योरिटी लॉक लगा होता है, राइट, सिफर लॉक इन हैप्पी न्यू ईयर। अगर मैं ऐसा डालता हूं, देखो आती है क्या, लॉक सिस्टम यहां पे नहीं दिया होगा, सॉरी। कैश वॉल्ट की बात कर रहा हूं मैं। नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। यस, यहां पे भी आप देख सकते हो, ये रहा सिफर लॉक में। अगर आप देखो यहाँ पे जो एटीएम में आप देखोगे, ओके, तो एटीएम में क्या होता है, वो 10 डिजिट नंबर का वो होता है, एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सही होता है देन आपका डोर जो है वो ओपन हो जाता है। इस केस में ये जो मैंने डायग्राम दिया हुआ है दोस्तों, अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने की भी यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं, और की यूज करने के बाद यहाँ पे इसने सिफर लॉक भी यूज किया हुआ है। मतलब सिफर लॉक के केस में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये जो नंबर दिया हुआ है, ओके ओके ना, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि ये जो बंदा है जो लॉक ओपन करने वाला है, राइट, वो क्या करेगा दोस्तों, वो जो है देखो, a push button panel that is mounted near the door outside of a secured area, it has got 10 numbered buttons on the panel, a person presses a 4 digit number। तो से सपोज आपका कोड था 9654, तो उसने प्रेस किया वो बटन, एंड जो नंबर आया इनक्रिप्टेड फॉर्म में वो 9654 आया, एंड द लॉक विल बी ऑटोमेटिकली ओपन। नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, सिफर लॉक। तो सिफर लॉक में कितनी चीजें कवर होती हैं, सिफर लॉक में चीजें कवर होती हैं, नंबर 1, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पुश बटन पैनल होगा, पुश बटन पैनल, ठीक है, प्लस इसमें 10 डिजिट नंबर होगा, ठीक है, देन यू हैव टू सेलेक्ट 4 डिजिट पासकोड, राइट, एंड देन डोर विल अनलॉक फॉर नेक्स्ट से 5 मिनट्स, है ना। ये उसमें हुआ था हैप्पी न्यू ईयर मूवी में, अगर आप याद करो, शाहरुख खान, राइट, और जैसे ही वो दरवाजा बंद कर देता है एंड वो डोर लॉक हो जाता है, एंड देन उसे वो पानी के जरिए वो ऊपर से निकलना पड़ता है, क्लियर। तो यस, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, सिफर लॉक। ना अब आता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक? इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक वो लॉक होता है जहां पे आप कार्ड स्वैप करते हो। एग्जाम्पल एटीएम मशीन, तो एटीएम में अगर आपको कैश निकालना है, विड्रॉ करना है, तो देयर हैज टू बी इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। तो फर्स्ट यू हैव टू स्वैप द कार्ड, तो जहां पे वो कार्ड आप स्वैप कर रहे हो, ओके, तो वहां पे वो जो कार्ड को स्वैप कर रहा है, तो दैट portion, that area in the ATM machine is called as what, electronic door lock। ओके, दूसरा आईटी कंपनीज में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो उनको बार बार अगर बाहर अंदर जाना है, बाहर जाना है, तो उनको एक मंगलसूत्र दिया जाता है, वो मंगलसूत्र लटका के रखते हैं, मतलब वो आइडेंटिटी कार्ड होता है, एंड आइडेंटिटी कार्ड में क्या होता है, चिप होती है, एंड चिप जब आप डोर के साथ कनेक्ट करते हो या उसे स्वैप करते हो, डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक में आप क्या यूज कर रहे हो दोस्तों, स्मार्ट कार्ड यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो, स्मार्ट कार्ड, दैट इज आइडेंटिटी कार्ड। आ रहा है बात समझ में? एंड यहाँ पे आप स्वैप करोगे आइडेंटिटी कार्ड, अगर वो वैलिड होगा तो डोर विल बी ओपन, तो डोर विल बी ओपन, ओपन दी डोर। यस, यहां तक क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं दोस्तों? पक्का 100% श्योर हूं? यस। तो दिस इज 3 kind of door, that is one is bolting door lock, second है हमारे पास सिफर लॉक, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। ये बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। बोले सर ये क्या डोर वोर पढ़ा रहे? अब बेटा इंस्टीट्यूट एकदम यहाँ पे आप समझो एकदम पागलों जैसी हरकतें कर रही है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं क्या करूँ? बीइंग अ प्रोफेसर मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। ओके, दूसरा आता है दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरी आती है फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम। नो, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम के लिए आप क्या यूज करते हो? पिन। पिन आप देखो एटीएम मशीन में जाते हो,
एटीएम मशीन में आप 4 डिजिट नंबर डालते हो या नहीं डालते हो? यस, दैट 4 डिजिट नंबर इज कॉल्ड एज व्हाट? पिन. अ सीक्रेट नंबर आ गया, विल बी असाइंड टू इंडिविजुअल अलोंग विद सम स्मार्ट कार्ड और पासवर्ड. तो एटीएम में आप क्या यूज करते हो दोस्तों? स्मार्ट कार्ड भी यूज करते हो, बिल्कुल, और उसके साथ आप 4 डिजिट का पिन भी यूज कर रहे हो, राइट? तो पिन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड व्हाट? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल. प्लास्टिक कार्ड अगेन वही स्मार्ट कार्ड है, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज. इट शुड बी प्रोटेक्ट सो दैट इट डज नॉट फॉल इनटू अनऑथराइज्ड. तो आइडेंटिटी कार्ड की सिंपली बात कर ली जिसमें 4 डिजिट नंबर वगैरह नहीं है, राइट? तो पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया. तो दिस इज ऑल्सो फॉर कॉल्ड एज व्हाट? आइडेंटिफिकेशन पर्पज. तो दीज कार्ड कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? आइडेंटिफिकेशन पर्पज. आइडेंटिफिकेशन बैजेस क्या होता है? तो देयर आर 3 आइडेंटिफिकेशन मीडियम. नंबर 1 इज पिन. जैसे आप पिन डाल दोगे सिस्टम आपके कार्ड को स्वैप रीड कर लेगा कि हाँ भाई यूजर जो है वो वैलिड है क्योंकि उसके पास पिन पता है. प्लास्टिक कार्ड दैट इज आइडेंटिटी कार्ड हो गया. आइडेंटिफिकेशन बैजेस. ड्रेस कोड बेटा, ड्रेस कोड आप देखते हो कि हर एक स्कूल का ड्रेस कोड होता है, बिल्कुल. तो जो स्कूल वाला जो टीचर्स होते हैं, राइट, वो अपने स्टूडेंट्स को दूर से ही पहचान जाते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है, राइट? तो यहाँ पे अपन ड्रेस कोड भी यूज कर सकते हैं. तो ड्रेस कोड 2 तरीके से हो सकता है, एक तो क्लॉथ एंड दूसरा मेटल. तो हर एक स्कूल के अपने बैजेस होते हैं. अगर आप देखो तो बैजेस यहाँ पे लगा के रखते हैं अपन. तो वो किस लिए लगाते हैं? कि अपने को आइडेंटिफाई कर सके कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो बच्चा है, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, अपने स्कूल को बिलोंग करता है. तो दैट इज बैज इज अ पीस ऑफ मेटल और अ क्लॉथ विच आर यूज टू आइडेंटिफाई द पर्सनल. क्लियर है नहीं क्लियर? यस. कलर ऑफ बैजेस ऑल्सो कैन बी यूज फॉर व्हाट? इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन. हर एक स्कूल का जो है वो ड्रेस कोड का कलर जो है वो अलग अलग होता है. नाउ इसके बाद आता है दोस्तों लॉगिंग ऑन यूटिलिटीज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लॉगिंग ऑन यूटिलिटी? अगर लॉगिंग ऑन यूटिलिटीज की बात करूं तो लॉग करना पड़ता है. लॉग करना पड़ता है मतलब लॉगिन. जैसे आप सपोज मान लो होटल है, होटल. अब देखो होटल आप बुक करते हो, राइट? होटल तो बुक करते होगे, ठीक है. जैसे सपोज मान लो कहीं घूमने जाते हो. अब आप कहीं घूमने जाते हो अकेले, यहाँ घूमने चले गए, ओके. अब वहां पे तो घर है नहीं आपके पास, तो क्या करते हो? आप रूम बुक करते हो, राइट? आप अकेले गए हो तो सिंगल हो आप तो सिंगल रूम आप बुक करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके. अब सिंगल रूम बुक करते हो तो अब एक बात बताओ, जैसे आपने यहाँ पे रूम बुक किया एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिसेप्शन, राइट? यहाँ पे रिसेप्शन लेडी है, ओके. और उससे आप बोलते हो कि मुझे सिंगल रूम चाहिए, और मैडम भी बोलती है ठीक है सर रूम इज अवेलेबल. तो क्या आपको वो डायरेक्ट चाबी देती है या कुछ रजिस्टर देती है कि सर इसमें एंट्री कर दो, सर इसमें आप एंट्री कर दो? वो रजिस्टर देती है आपको, राइट? तो आप यहाँ पे एंट्री करते हो दोस्तों. क्या एंट्री करते हो बताओ? इस रजिस्टर में आप क्या एंट्री करते हो? नेम करते हो या नहीं करते हो? आपको तो एक्सपीरियंस, आपको तो पता ही होगा ना. यस. फिर फादर्स नेम भी पूछता है कि बाबा पापा का नाम बताओ, ठीक है. फिर पूछते हैं कहाँ से आए भाई, एड्रेस अपना डाल दो. फिर आप पूछते हैं मोबाइल नंबर डाल दो. अच्छा, ये सब एड्रेस क्यों चाहिए होता है? ये सब डिटेल क्यों चाहिए होता है? सो दैट मैं जो पैसेंजर्स जो कस्टमर्स आ रहे हैं हम उनका रिकॉर्ड रख सके, ओके. अच्छा, फिर हमने कौन सा रूम नंबर अलॉट किया हुआ है वो भी, ठीक है. अच्छा, पर्पस आप बताओ किस पर्पस के लिए आए थे? अब ये मत पूछना सर आपको इतना सारा कहाँ से पता है, मैंने वो किताबें वगैरह पढ़ी है बेटा. तो राइट, उसमें होटल मैनेजमेंट की जो किताबें होती है तो वहाँ पे लिखा होता है. अरे मैं पढ़ाने जाता हूँ ना रे दोस्तों दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे जो है हमें होटल में रुकना पड़ता है. तो यस, उसके लिए हम वहाँ पे जब होटल में रुकते हैं तो रजिस्टर में ये सारी मैनुअल रिकॉर्डिंग्स करनी पड़ती है. वहाँ पे बोलते हैं सर कितने दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए, 3 दिन के. तो मैंने बोला 1-2 महीने के लिए तो चाहिए मेरे को होटल रूम. तो 1-2 महीने के लिए मैंने होटल बुक कर दिया. देन उसका पूरा का पूरा ये सारी चीज़ें सिग्नेचर वगैरह मान लेते. तो ये जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लॉगिंग. मैनुअल लॉगिंग मतलब all visitors should be prompted to sign a visitor's log. तो this is called as name, father's name, address, mobile, कहाँ से आए हो, ओके, पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ स्टे क्या है, कहाँ को जाना है, किस पर्पस की, ये सारी चीजें जो हैं ये विजिटर्स लॉग में आ जाएगी, राइट? तो ये सब देखो ये जो सारी चीजें हैं, ओके. तो इससे अपने को पता चलेगा कि जो कस्टमर का डिटेल है, राइट, तो वो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. तो मैनुअल लॉगिंग इज रिक्वायर्ड लिख लो यहाँ पे. मैनुअल लॉगिंग इज रिक्वायर्ड टू नो द डिटेल्स ऑफ कस्टमर बुकिंग द होटल. यस, यहां तक क्लियर हो? यस.
ना इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग क्या होता है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग? ये जो आप काम कर रहे हो ये आप जब आप सॉफ्टवेयर में यूज करते हो, सॉफ्टवेयर में जैसे सपोज मान लो एग्जांपल मैं बोलता हूं, ओके आपको जीमेल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? जीमेल अकाउंट। तो जब आप जीमेल अकाउंट बनाते हो, ध्यान से सुनना, जीमेल अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? साइन इन करते हो बेटा या साइन अप करते हो? साइन अप करते हो। और साइन अप में आप क्या करते हो बेटा? आप यही डिटेल तो डालते हो, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक लॉगिन। जिससे जीमेल को पता चले कि हाँ भाई यही यूजर है, यही ऑथेंटिकेटेड यूजर है, यही वैलिड यूजर है जिसने साइन अप किया था। और चूंकि इसका रिकॉर्ड वहां पे अवेलेबल है तो वो साइन इन की भी फैसिलिटी वहां पे उसको मिल जाती है। तो द पर्सन द मोमेंट ही प्रोवाइड्स व्हाट? वैलिड विजिटर्स log right into the system, he will get access to the resources. क्लियर? यस। तो इसमें हमने तीन चीजें पढ़ ली, पहला लॉग पढ़ लिया, दूसरा हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया, थर्ड हमने लॉगिंग पढ़ लिया। नाउ दोस्तों अब आता है हमारे पास अदर मींस ऑफ कंट्रोलिंग फिजिकल। तो अदर्स में क्या आ जाएगा? फिजिकल कंट्रोल करने के लिए वीडियो कैमरा, सीसीटीवी लगा दिया, वो पूरा फोकस कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है कौन क्या काम कर रहा है। देन सिक्योरिटी गार्ड बताने की जरूरत नहीं है, तो सिक्योरिटी गार्ड आप अपॉइंट कर सकते हो, ओके तो वो चेक कर सकता है, डिस्क्रिशनरी चेक कर सकते। कंट्रोल्ड विजिटर एक्सेस, ये आपको दोस्तों कहां पर मिलेगा? रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय शुड एस्कॉर्ट ऑल विजिटर्स। अब एग्जांपल जैसे सपोज मान लो विजिटर्स कौन है, सपोज मान लो आप पॉलिटिशियन हो, ओके अब पॉलिटिशियन हो, आप अपने घर पे बैठे हो, राइट। अब लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक पर्सन होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है? एक पर्सन होता है और आने वाले हर एक विजिटर्स को चेक करता है कि कहाँ से आ रहा है, कौन है, पहचान का है, अनजाना है, फर्स्ट टाइम आ रहा है या रोज आता है। मतलब उसको हर एक विजिटर को इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। एस्कॉर्ट मतलब क्या होता है? एस्कॉर्ट का मतलब होता है चेक करना। सो यू हैव टू फिजिकली वेरीफाई वेदर ऑल विजिटर्स आर ऑथेंटिक और नॉट। देन इसके बाद आता है दोस्तों डेड मैन डोर। व्हाट डू मीन बाय डेड मैन डोर? ये देखो, ये है आपका ट्रेजरी, बैंक का ट्रेजरी है। बैंक का क्या है दोस्तों? ये ट्रेजरी है। अब इस ट्रेजरी को अगर मैनेज करना है बैंक को, तो क्या एक ही यहां पे ताला लगेगा? नहीं, वो क्या करता है, इसके ये जो गेट है, इस गेट के बाहर भी एक गेट बना देता है। इस गेट के बाहर जब गेट बन गया तो यहां पे भी एक ताला लगा हुआ है, इसके बाहर भी एक गेट बना दिया इसने, यहां पे भी ताला लगा दिया, इसके बाहर भी एक गेट बना दिया, यहां पे भी उसने ताला लगा दिया, इसके बाहर भी एक इसने गेट बना दिया। तो इस तरीके के गेट के बाहर गेट, गेट के बाहर गेट, गेट के बाहर गेट बनाता है और वहां पे क्या करता है? वो ताला लगाता जाता है, राइट। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? डेड मैन डोर। क्या बोला मैंने? डेड मैन डोर्स। तो द सिस्टम इनकम्पासेस अ पेयर ऑफ डोर्स यूज्ड फॉर एंट्री। तो एक डोर के थ्रू आप डायरेक्ट ट्रेजरी तक नहीं पहुंच जाओगे, आपको कई सारे डोर से होते हुए आपको ट्रेजरी तक पहुंचना। और डेफिनेटली ये बहुत सिक्योर हो गया कि यार चोरी करने वाले के पास एक की चाबी हो सकती है, दो की चाबी हो सकती है, तीन की, सारी चाबी होना भी पॉसिबल हो सकता है, बट इट बिकम्स व्हाट? टाइम कंज्यूमिंग टू ओपन दीज लॉक्स इन बिटवीन, राइट, इन द वे ऑफ व्हाट? बैंक ट्रेजरी। तो जब भी उसको बैंक ट्रेजरी तक पहुंचना है तो उसको बहुत सारे लॉक्स को खोलते हुए गुजरना पड़ेगा। तो इस चांस में कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उस अनऑथराइज्ड यूजर को पकड़ सकती है, ओके, और उसको कस्टडी में ले सकती है। बट अगर ऐसा नहीं होता तो बंदा आता, डायरेक्टली चाबी खोलता, चोरी करता और निकल जाता। तो दिस इज ऑलवेज बेटर प्रोटेक्शन एज कंपेयर टू व्हाट? हैविंग व्हाट? सिंगल डोर लॉक सिस्टम। नाउ कंप्यूटर टर्मिनल लॉक, क्या बोलते हैं कंप्यूटर टर्मिनल लॉक? तो ये जो आपका कंप्यूटर है, आप इसको ऐसे खुला खुला टर्मिनल मत रखो ना। ये क्या बोलता है? ऐसे आप अगर रखोगे तो कोई भी आईडी पासवर्ड डाल सकता है। आईडी पासवर्ड चोरी करना इज नॉट अ बिग डील। तो बोलता है आईडी पासवर्ड रखो, मैं मना नहीं कर रहा, बट इसको क्या रखो? एक कैबिनेट के अंदर रखो और इस कैबिनेट में ताला लगा दो। ओके, तो इस कैबिनेट में हमने क्या किया? ताला लगा दिया। और जब भी इसको ओपन करना है तो हम पहले लॉक ओपन करेंगे, देन सिस्टम चालू करेंगे, देन आईडी पासवर्ड डालेंगे, देन जाके हम अपना सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंप्यूटर टर्मिनल लॉक। देन आता है कंट्रोल्ड सिंगल एंट्री पॉइंट। कंट्रोल्ड सिंगल एंट्री पॉइंट क्या है? ये दोस्तों आपको एयरपोर्ट में दिखेगा। जाने के लिए भी एक रास्ता, आने के लिए भी एक रास्ता होता है या नहीं होता? जाने के लिए उन्होंने कई सारे रास्ते रख दिए, बट ये तब ओपन होता है दोस्तों जब बहुत ज्यादा क्राउड वहां पे होता है। बट अगर क्राउड नहीं है तो एट अ टाइम एक ही डोर रखते हैं एंट्री के लिए और एक ही डोर रखते हैं एग्जिट पॉइंट के लिए। तो सिंगल एंट्री डोर रहेगा, सिंगल एग्जिट डोर रहेगा, तो आप आने वाले और जाने वाले हर शख्स को चेक कर सकते हो। अलार्म सिस्टम, ऑब्वियसली अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो देयर हैज टू बी सायरन, ओके, एंड जिसके थ्रू वो एक मैसेज भेजता है जो एक
एक टीम होती है, रिस्पॉन्स टीम होती है, एंड रिस्पॉन्स टीम उस सायरन के बजने पे अपना जो एक्शन है वो लेती है। एंड देन लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों, कंट्रोल ऑफ आउट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉइज। नॉर्मली मैंने हर एक एम्प्लॉइज को बोला हुआ है कि 8 घंटे का आपका जॉब है, जिसमें से मैं आपको 1 घंटे का ब्रेक दूंगा, 1 घंटे का क्या करूंगा, ब्रेक दूंगा। बट 1 घंटे का ये ब्रेक आप ले लो, तो से सपोज आप 10 बजे आते हो, 10 से 6 आप ड्यूटी करते हो, तो मैंने आपको 1 से 2 का टाइम दे दिया कि आप इस टाइम पे ब्रेक लो, मतलब आपको जिस टाइम पे जहां जाना है, जो करना है वो करो, बट इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं जाना। तो यहां पे क्या बोलते हैं, कुछ इंप्लॉइज ऐसे बावले टाइप के होते हैं, वो जब उनका दिमाग घूमता है वो साहब निकल लेते, सुट्टा मारने निकल लिए साहब, राइट, वॉशरूम निकले, जब उसको मूड है साहब ये निकल रहे हैं। तो इन्हें क्या किया, कंट्रोल करो, ऐसा नहीं होगा कोई भी कभी भी कहीं पे भी जा सके। एम्प्लॉइज हु आर आउट ऑफ ऑफिस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ड्यूरिंग ऑफिस आवर शुड बी मॉनिटर्ड केयरफुली। तो उन ऐसे एम्प्लॉइज को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना पड़ेगा। तो यहां पे दोस्तों जो है हमारा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के अंदर अपने पास एक ही क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है ना। अब हमारे पास बचता है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड ऑडिट फंक्शन, सॉरी, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, एनवायरमेंटल कंट्रोल कंप्लीट होगा तो आईएस रिसोर्सेज वाइज कंट्रोल कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन वी विल शिफ्ट टुवर्ड ऑडिट फंक्शन वाइज कंट्रोल। तो आईएस रिसोर्सेज वाइज कंट्रोल में 2 कंट्रोल और रखे हुए हमारे, नंबर 1 इज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड नंबर 3 इज एनवायरमेंटल कंट्रोल। वो हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए हम इजाजत चाहेंगे आपसे, ठीक है। और आप दोस्तों, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो कोर्स हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं आपके साथ, तो डेफिनेटली मैं देखने तो नहीं आ रहा हूँ कि आप कितनी चीजें क्या कैसे कर रहे हो, बट आप यकीन मानो दोस्तों, आप जहां पे भी हो आप ये समझना कि आप खुद पे कंट्रोल कर रहे हो। आप पे मैं कंट्रोल नहीं कर, क्योंकि मैं आप पे कंट्रोल कर ही नहीं सकता हूं, राइट। देखो, सेल्फ कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, राइट, तो आपसे बेहतर खुद को कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो आपको कंट्रोल कर सके एक्सेप्ट योरसेल्फ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद का मोटिवेशन रखो, दूसरों से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं। मैं टोटली, अगर देखो आप लोगों को जरूरत पड़ती है मैं मोटिवेशन दे भी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं चाहूंगा कि जो आपकी बैटरी रिचार्ज हो वो खुद से रिचार्ज हो, ना कि दूसरे के कहने पे। यकीन मानो दोस्तों, अपने अंदर ही इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है कि मुझे दूसरे के पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, राइट। और अगर ऐसा नहीं होता तो आदमी सोने के बाद कभी उठता नहीं था, उसे उठाने की जरूरत पड़ती, बट भगवान ने, कुदरत ने उसको इतनी पावर दी है, वो खुद ही सोता है और खुद ही उठ जाता है। तो आप देखो, जब आप थक जाते हो तो बॉडी अपने आप को रिलैक्स मोड पे डाल देता है, ओके, स्लीप मोड पे डाल देता है, एंड जब वो री एनर्जाइज हो जाता है तो अपने आप वेकअप होता है। तो आप खुद ही उठो, खुद ही संभलो, खुद ही चलो, खुद ही गिरो, राइट। दूसरों की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए लाइफ में कि यार चलो यार आज इसका मोटिवेशन सुनते हैं, आज मेरा मोटिवेशन सुनते हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। बट फिर भी बीइंग अ प्रोफेसर, अगर मुझे कभी लगता है कि यार मेरे पास कोई अच्छी चीज है जो आपको बतानी चाहिए, वो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगे, ना ही मोटिवेशन के लिए, ना ही किसी भी चीज के लिए, राइट। हाँ, आप नॉलेज के लिए डेफिनेटली हो सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव एवरी काइंड ऑफ नॉलेज। तो गीता में कृष्ण जी ने भी कहा है कि एक ज्ञान ही ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। तो हमें अपना नॉलेज बांटना है, आपको अपना नॉलेज बांटना है, बट यस, मोटिवेशन जो है वो खुद में होना चाहिए, सेल्फ इंस्पिरेशन होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, राइट, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। हर चीज लाइफ में करो, एंजॉयमेंट करो, एंटरटेनमेंट करो, ओके। और उसके साथ साथ जो है अपनी वर्क है, जो अपना हार्ड वर्क है, जो अपना मेन टास्क है, जो अपना रूटीन टास्क है, वो आप डेली बेसिस पे करोगे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप अपना एक शेड्यूल बनाओ, ठीक है, टाइम का शेड्यूल बनाओ, पूरा दिन का शेड्यूल बनाओ, किस टाइम पे आपको उठना है, किस टाइम पे एक, और इसको ऐसा क्या बोलते हैं कि जबरदस्ती नहीं कि कोई आप पे थोप रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप अपनी आदत में लाओ, इसको अपनी आदत में लाना जरूरी है। देखो, आप बहुत सारी चीजें करते हो जो आदतन करते हो, राइट। आदतन आप कैसे करते हो? देखो, बहुत सारी चीजें होती है। कुछ लोग जैसे उठते हैं तो सूर्य नमस्कार करते हैं सुबह उठते ही, वो उनकी आदत में है, जब आदत में है तो वो कर लेंगे। बट अगर मैं आपको प्रेशराइज करूंगा कि यार सुबह उठते ही सूर्य नमस्कार करो, तो आपके लिए बर्डन हो जाएगा। तो जो बर्डन लगता है आपके दिल को, वो आप मत करो, राइट। आप वो चीज करो जो आपके दिल को लगता है कि हाँ, ये चीज मुझे करना चाहिए। आपका बॉडी जिसको एक्सेप्ट करता है, आपका जो माइंड एक्सेप्ट करता है,
आपकी जो सोच जिसको एक्सेप्ट करती है वो आप करो। और कुछ चीजें जिंदगी में करनी ही पड़ती हैं दोस्तों, आप चाहो या ना चाहो, उसके लिए अपने को सेल्फ कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। तो एक ऐसी चीज होती है जो बॉडी खुद कर लेता है भाई, राइट, जैसे सोना है, उठना है, खाना है, ओके, डांस करना है, ओके, कुछ भी चीजें हो ऐसी जो एंटरटेनमेंट वाली चीजें होती है वो बॉडी खुद ही अडॉप्ट करता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस टीचिंग जो आप लर्निंग स्टेज पे हो, इस लर्निंग को आप क्या बोलते हैं, बर्डन सम मत बनने दो, राइट, बोझ मत बनने दो अपनी जिंदगी। इसमें आप एक्साइटमेंट ढूंढो, इसमें आप एनर्जी ढूंढो, इसमें आप अपना फ्यूचर ढूंढो। तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं दोस्तों, ये जो एजुकेशन है ये आपको इससे प्यार हो जाएगा, राइट। और एजुकेशन, ज्ञान से हमें प्यार करना है, ज्ञान से हमें प्रेम करना है, ज्ञान को हमें बोझवश अपने ऊपर धारण नहीं करना है, राइट। तो ये बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। मैं अगर आपको बताऊं तो मैं पहला एक ऐसा टाइम था कि मैं अपनी ये जो एजुकेशन होता था मेरे को बहुत बोर लगता था, मैं बिल्कुल कभी भी इन चीज़ों पे नहीं पढ़ता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। क्या लगता था चलो खेलो कूदो, ये आपकी उम्र में बिल्कुल होता है, मेरी उम्र में भी जब मैं आपकी उम्र में था तो होता था मेरे को। बट एक टाइम आता है, राइट, जब आपको चेंज होने की जरूरत पड़ती है, एंड दिस इज द टाइम विच हैज ऑलरेडी केम इन योर लाइफ, एंड दिस इज द टाइम यू हैव टू अडॉप्ट चेंजेस, राइट। आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपको हो सकता है नहीं अच्छा लगे, बट फिर भी आपको करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इट इज द नीड ऑफ लाइफ, और वो आपको करना पड़ेगा। अब आप चाहे उसको बोझ समझ के करो चाहे दिल से करो दोस्तों, बट करना पड़ेगा, राइट। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। स्टे पॉजिटिव, स्टे ट्यून्ड, एंड keep connecting with me, right? We are exchanging our knowledge, we are exchanging our thought process, positivity, very much important। positivity चाहिए हमें जो शेयर करनी है आपके साथ, एंड आपको यकीन मानो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लगने लगेगा यार कि अपन जो कर रहे हैं यार सही कर रहे हैं, बस उसको आप अपने आदत में ले आओ, राइट। तो देखो जैसे पहले मैं क्लास में पढ़ाता था, आज कोरोना आ गया, आज मैं घर पे बैठ के, सामने मेरे कोई नहीं है, मैं स्टूडियो में हूँ, फिर भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो मैंने अपने आप को कितना मेंटली प्रिपेयर किया। बट अगर मैं यही काम बोझ समझ के करूंगा तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। बट अगर मैं इसी काम को पैशन समझ के करता हूँ, मैं इस काम को अगर अपना धर्म समझ के करता हूँ कि मुझे आपके लिए ये करना है, कोई है जो मेरे इस एजुकेशन का, इस नॉलेज का वेट कर रहा है, तो फिर मैं डेफिनेटली वो काम करूंगा। बस यही काम दोस्तों आपको अपनी लाइफ में करना है, ठीक है। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, आप जुड़े रहे हमारे साथ, बने रहे, और जितना पॉसिबल होगा दोस्तों मैं आपको टाइम पे लेक्चर प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।